नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 11 रखा हाइड्रोकार्बन का, और ये हमारा आज आखिरी लेक्चर होने वाला है हाइड्रोकार्बन के लिए। ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीख लिया वो बता देता हूँ। एल्केन का निर्माण की विधि, एल्केन के रासायनिक गुणधर्म, एल्कीन के निर्माण की विधि, एल्कीन के रासायनिक गुणधर्म, एल्काइन के निर्माण की विधि और एल्काइन के रासायनिक गुणधर्म खेल चुके हैं अपन। आज अपन क्या खेलने वाले हैं वो बता देता हूं। आज अपन खेलने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के निर्माण की विधि, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुणधर्म और आपकी ऑन डिमांड पर पीवाईक्यू, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पिछले सालों के। कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चन भी मैंने दिए थे, वो मैं एंड में डिस्कस करूंगा। पहले मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, समझ रहे हो बात को, पढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, है ना। तो मैं पहले पढ़ा देता हूं, उसके बाद एंड में होमवर्क वाले क्वेश्चन जो पिछले क्लासों के थे वो डिस्कस कर देंगे पीवाईक्यू के संग संग। क्लियर है क्या? चालू करें फिर। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के निर्माण की विधि। बहुत ही आसान निर्माण की विधि होती है, और उससे भी आसान एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रासायनिक गुणधर्म। केवल एक प्रकार का रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है और उसी से सारे हमारे खेल चलते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहली यहां पर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के निर्माण की विधि है वो है, हम एल्काइन के द्वारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। किसके द्वारा? एल्काइन द्वारा। एल्काइन के द्वारा हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। ठीक है ना। कैसे बना सकते हैं? जैसे मान लो मैंने यहां पर ले ली एसिटिलीन। क्या ले लिया दोस्त? एसिटिलीन ले लिया। क्या ले लिया? एसिटिलीन। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? रेड हॉट आयरन ट्यूब, लोहे की नलिका लेनी है। आयरन ट्यूब मतलब लोहे की नलिका लेनी है, और वो भी कैसी लेनी है? बिल्कुल लाल सुर्ख, इतना ज्यादा गर्म कर देना उसको कि वो लाल पड़ जाए। देखा आपने, लोहे को आप गर्म करते हो तो लाल लाल सा पड़ने लग जाता है, बिल्कुल उतना गर्म कर देना। तो क्या बन जाएगा यहां से? अगर आप 3 मोल एसिटिलीन लोगे ना, तो यहां से आपको बेंजीन का निर्माण देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बेंजीन का निर्माण। होता क्या है, उस नलिका के अंदर ये 3 यौगिक जो होंगे ना एसिटिलीन के, उसको इस तरह की डिजाइन में बना दो आप। किस तरह की डिजाइन में बना दो? इस तरह की डिजाइन में बना दो ना। किस तरह की डिजाइन में? इस तरह की डिजाइन में बना दो। अब यहां पर होगा क्या? ये पाइबंद यहां, ये पाइबंद यहां और ये पाइबंद यहां। ऐसा करने से ये यहां पर सिग्मा बंद बना लेगा, ये यहां पे सिग्मा बंद और यहां पर ये सिग्मा बंद बना लेगा। इसको बोलते हैं बहुलकीकरण। क्या बोलते हैं इसको? बहुलकीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलकीकरण बोलते हैं। ये आपस में ही टकराते रहेंगे, ये आपस में टकराएंगे और इस तरह का निर्माण कर देंगे बेंजीन का। बात समझ गए? आपस में टकरा के ये क्या कर देंगे? इस तरह का निर्माण कर देंगे। बात समझ लो, बेंजीन का। समझ गए ना? मतलब यहां से कुछ बंद टूटे, भाई केवल हमें उष्मा दी गई है तो कुछ पुराने बंद टूटेंगे, नए बंद बनेंगे। और क्या होगा? आपस में टकराएंगे, पुराने बंद टूटेंगे, नए बंद बनेंगे। ठीक है, यहां पर सिग्मा बंद आ जाएगा इस तरह से, ये देखो ना, इस तरह से। यहां पर तो पाइबंद रह जाएगा, यहां सिग्मा बंद आ जाएगा, इन दोनों के बीच में पाइबंद आ जाएगा, यहां पाइबंद आ जाएगा, यहां सिग्मा बंद आ जाएगा और यहां पर पाइबंद रहेगा। ठीक है ना। ये बंद यहां पर, ये बंद यहां पर, ये बंद यहां पर आ जाएगा। बात समझ आए? इस तरह से आप सबसे पहले एल्काइन के द्वारा बेंजीन बना सकते हो, और बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये एरोमेटिक है और इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बात समझ में आए? इसको बोलते हैं चक्रीय बहुलकीकरण। क्या बोलते हैं? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है ना। क्या बोलेंगे? चक्रीय बहुलकीकरण। चक्रीय बहुलकीकरण बोलते हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, चक्रीय बहुलकीकरण से आप बेंजीन बना सकते हो। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। मैं आपको कौन कौन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन सकते हैं इसी अभिक्रिया से बता रहा हूं। भाई इतना ज्यादा तापमान रहता है कि मैं और ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि इतने तापमान पे मैं जाऊंगा खुद जल जाऊंगा, मरना थोड़ी ना मेरे को। समझ रहे? बंद टूटेंगे, नए बंद बनेंगे, और क्या होगा। बात समझ गए क्या? और देखो इसी अभिक्रिया में और क्या क्या हो सकता है डियर। अगर मान लो आपने इसमें एक प्रोपाइन लिया होता और 2 मोल एसिटिलीन के लिए होते। किसके? 2 मोल एसिटिलीन के, और वही लाल सुर्ख लोहे की नलिका से पास किया होता, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया होता, तो यहां पर क्या बनता? टॉलुइन बनता। क्या टॉलुइन भी एरोमेटिक होता है? बिल्कुल। क्या वो भी हाइड्रोकार्बन है? हाँ, ये है टॉलुइन। कैसे बनता? अरे यार इधर देख लो, इधर देखो, यहां लिख रहा हूं CH3, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां पर लिख रहा हूं C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां लिख रहा हूं, देखना जरा ध्यान से, इसको ऐसे लिख देते ना, HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर CH3,
HC ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड CH। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बंद यहाँ, ये बंद यहाँ और ये बंद यहाँ। यहाँ द्विबंध रह जाएगा, यहाँ द्विबंध रह जाएगा, यहाँ द्विबंध रह जाएगा और वो मिथाइल तो बाहर के बाहर ही है। ठीक है, तो मिथाइल बाहर के बाहर रहेगा। इन दोनों कार्बन के बीच में सिग्मा बंध, इन दोनों कार्बन के बीच में सिग्मा बंध, इन दोनों कार्बन के बीच में सिग्मा बंध बन जाएगा। बात समझ रहे हो? 6 सदस्य की वलय बन जाएगी जो बेंजीन होगी और उस पर एक मिथाइल लगा होगा तो टॉलुइन बन जाएगा। और क्या बन सकता है इसी प्रकार की अभिक्रिया से? और कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन सकता है? मान लो आपने 3 मोल एसिटिलीन प्रोपाइन के ले लिए। किसके ले लिए दोस्त? प्रोपाइन के। रेड हॉट लाल सुर्ख आयरन नलिका से पास कर दिया तो यहां पर दोस्त इस प्रकार का यौगिक बन जाएगा जिसको आप मेसिटिलीन के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? मेसिटिलीन के नाम से जानते हो। किसके नाम से? मेसिटिलीन। कैसे बनेगा? बिल्कुल ऐसे ही सजाना है ना। एक बार तो HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ CH3 रख दो। एक बार यहाँ पर रख दो HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ CH3 रख दो। और एक बार कैसे रखोगे बताओ? एक बार यहाँ CH3 और यहाँ पर रख दो C ट्रिपल बॉन्ड C H रख दो। ये बंद यहाँ, देखना जरा ध्यान से, ये बंद यहाँ, ये बंद यहाँ और ये बंद यहाँ। बेंजीन बनेगी, एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ। तीनों में विकर्षण ना हो इसलिए इस तरह का यौगिक बन जाएगा जिसका नाम क्या है? मेसिटिलीन। क्या नाम है? मेसिटिलीन नाम है। क्या नाम है? मेसिटिलीन नाम है। लिखते चलो बस। बहुत सारे बेंजीन के निर्माण के विधियां हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के निर्माण की विधियां हैं, हमें बस लिखते चलना है। हमें बस लिखते चलना है। फटाफट लिख लो। सारा खेल पोस्ट करके लिखने का है। सॉरी कैसा खेल है? लिखने का। समझ गए? लिख लिया आप लोगों ने? तो 3 मेथड हो गए और मेथड देखते हैं। मान लो आपके पास एन हेक्सेन है। क्या है दोस्त? एन हेक्सेन। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड रहती है कि सर इस तरह से लिखा रहता है वहां पर। अरे भैया, तो तुम्हें क्या IUPAC नाम से संरचना बनानी नहीं आती क्या? इतनी सी तो मतलब यार हद करते हो यार। ठीक है, एन हेक्सेन कैसा दिखता है बेटा? 3 4 5 6। ठीक है, इसकी अभिक्रिया अगर आप Cr2O3 या Al2O3 के साथ कराते हो और हीट देते हो, लगभग कितनी हीट? 600 डिग्री सेल्सियस के लगभग हीट देते हो। 600 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान देते हो। यह अभिक्रिया मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी जब हाइड्रोकार्बन एल्केन से हम लोग उसके रासायनिक गुणधर्म देख रहे थे। होता क्या है बेटा? होता क्या है? ध्यान से देखना। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि चक्रीय वलय बनती है। साथ के साथ वी हाइड्रोजनीकरण भी होता है, हाइड्रोजन भी निकल जाते हैं। और ये यौगिक किस में बदल जाएगा? ये यौगिक बदल जाएगा दोस्त एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। क्या क्या करता है? एक तो साइक्लाइजेशन करता है, साइक्लीकरण करता है। क्या करता है? साइक्लीकरण करता है, प्लस विहाइड्रोजनीकरण करता है। विहाइड्रोजनीकरण करता है, हाइड्रोजन निकालने का काम भी करता है। कौन करता है? Cr2 हो गया, Cr2O3 हो गया, Al2O3 हो गया। ठीक है ना, ये क्या काम करता है? एन हेक्सेन को साइक्लीकरण करेगा, विहाइड्रोजनीकरण करेगा और किसमें बदल देगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। और देखो, अगर मान लो आपको एन हेप्टेन दिया होता, आपको क्या दिया होता दोस्त? एन हेप्टेन, और यही पूरे आइटम दे दिए होते। अब की बार कितने कार्बन लेते? 7। 3 4 5 6 और ये 7। लेकिन 7 कार्बन से हमें लेना देना थोड़ी ना है, हमें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना है। तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में जुड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की वलय बनेगी। 6 कार्बन की वलय बना लेंगे और ये एक कार्बन कहाँ होगा दोस्त? यहाँ होगा। तो ये क्या बन गया? टॉलुइन बन गया। ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। मान लो आपको यहां पर नॉर्मल ऑक्टेन दिया होता। क्या दिया होता दोस्त? नॉर्मल ऑक्टेन। कैसी शक्ल होती है उसकी? ऐसी होती है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नॉर्मल ऑक्टेन है। इसकी अभिक्रिया Cr2O3 Al2O3 हीट से कराते। तो यहां पर 2 केस बन सकते थे। या तो ये वाला कार्बन 1 2 3 4 5 6 इस वाले से जुड़ जाए तो 6 कार्बन आपस में जुड़ेंगे, एक तो ये उत्पाद बन सकता है। और बच गए 2 कार्बन जो बाहर लिख देंगे हम CH2 CH3, यानी कि इथाइल बेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगा? एथिल बेंजीन बन जाएगी, एथिल बेंजीन। और क्या बन सकता है? और तो क्या प्लस ही लिख लो, लेकिन और लिख लो क्योंकि या तो ये बनेगा या वो बनेगा, है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि यहां और यहां से भी तो जुड़ सकता है। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जुड़ जाए। 1 2 3 4 5 6 सदस्य की बनानी है अपने को। तो ये वाला कार्बन जुड़ जाए। अगर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा तो ऐसे केस में आपको ये उत्पाद देखने को मिलेगा। यहां पर CH3
यहां पर CH3, और इसका नाम क्या है दोस्त, ऑर्थोजाइलिन नाम है ना, क्या नाम है, ऑर्थोजाइलिन नाम है। तो इन अभिक्रियाओं से भी आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर सकते हो। किससे करा है हमने, एल्केन के द्वारा करा है, साइक्लीकरण और विहाइड्रोजनीकरण करके। तो एक तो आप लाल सुर्ख गर्म लोहे की नलिका में डाल दो, इतनी लाल हो रखी उसमें डाल दो, वो आपस में टकरा टकरा के बंद तोड़ेगी, नए बंद बना लेगी, है ना भाई। बंद तोड़ने के लिए भैया किसी का तलाक कराने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऐसे तलाक नहीं होते। तो वहां बंद तोड़ना क्या, तलाक करवाना है, बाहर से ऊर्जा देके अपन तलाक करा रहे हैं। दूसरा ये मेथड है, और भी बता रहा हूं बहुत सारे मेथड है हम जिससे बेंजीन या बेंजीन जैसे यौगिक बना सकते हैं। लिखते चलो, बस लिखते चलो, आसान आसान है, सब पढ़ रखे हैं, सब पढ़ रखे हैं, बस आप छाप लो उसको, छाप लो, छाप लो ना, छाप लो फटाफट। चलो और देखते हैं और कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो आपको फिनॉल दे रखा है, फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराओगे, जिंक डस्ट हीट के साथ। किससे कराओगे दोस्त, जिंक डस्ट हीट के साथ। जिंक यहां पर किसका काम करता है, जिंक यहां पर काम करता है अपचायक का। किसका काम करता है, अपचायक का। मतलब खुद का तो ऑक्सीकरण करा लेगा, दूसरे का अपचयन करा देगा। और अगर किसी का अपचयन करा रहे हो तो उसमें से ऑक्सीजन गायब करना होता है कि हाँ, तो वही करेंगे ना। आओ जरा, उत्पाद क्या बनेगा, यहां पर बेंजीन बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ये जिंक जो है इस ऑक्सीजन को यहां से ट्रैप कर लेगा, ZnO बना के बाहर निकाल देगा और वो हाइड्रोजन वहीं का वहीं रह जाएगा। बात समझ गए, वो हाइड्रोजन वहीं का वहीं रह जाएगा। अब चाहे इस OH के सापेक्ष में मेथिल यहां लगा लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो, है ना, अरे यहां लगा लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो, और उसकी अभिक्रिया जिंक डस्ट हीट से कराते, तो अगर यहां मेथिल लगाया होता तब भी टोलुइन बनता, यहां मेथिल होता तब भी टोलुइन बनता, यहां मेथिल होता तब भी टोलुइन बनता। बात समझ गए। जैसे मान लो आपने इस तरह से लिख लिया, ये आपका OH है और यहां मेथिल लगा दिया इस तरह से, है ना, इस तरह से। इसकी अभिक्रिया किससे करा दी दोस्त, वही जिंक डस्ट हीट से करा दी। तो यहां पर क्या बच जाता, ये बच जाता ना, OH तो गायब हो जाता, ऑक्सीजन गायब हो जाता, ये CH3 बच जाता। अरे ऊपर CH3 लिखो, नीचे लिखो, टोलुइन ही तो रहेगा दोस्त। अरे भैया टोलुइन ही तो रहेगा, ठीक है। तो यहां पे जिंक अपचायक की तरह काम कर रहा है, फिनॉल का अपचयन करके उसको किसमें बदल रहा है, बेंजीन में। लिखते चलो, सब पढ़ रखा है। जिंक का काम क्या है, अपचयन करना काम है, अपचयन करना, दूसरे का अपचयन करता है, खुद का ऑक्सीकरण। जैसे मान लो आपके पास बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, ये सब पुराने पाप है, धो रहा हूं, ये सब पुराने पाप है, धो रहा हूं। इसकी अभिक्रिया सोडा लाइम से करा दो, NaOH CO+ हीट। सोडा लाइम का काम क्या होता है, CO2 को बाहर निकालना। कौन सी CO2 को बाहर निकालेगा दोस्त, क्या यहां से ये CO2 बाहर निकल जाएगी क्या, देखना, क्या यहां से इस तरह से ये CO2 बाहर निकल जाएगी क्या, देखना, क्या यहां से ये CO2 बाहर निकल जाएगी क्या, हाँ, ये CO2 यहां से बाहर निकल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये H वो वाला नहीं होता जो ये COH का है, वो H ये NaOH वाला होता है, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन करा भी रखे हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा दोस्त, फिर से बेंजीन बन जाएगा। इसको क्या बोलते थे, विकार्बोक्सिलीकरण। क्या बोलते थे, विकार्बोक्सिलीकरण, क्या बोलते थे, विकार्बोक्सिलीकरण। और इसको क्या बोलते हैं, विऑक्सीकरण। अंग्रेजी में भी बता देता हूं ना, डीऑक्सीलेशन बोलते हैं इसको, डीऑक्सीलेशन बोलते हैं इसको, डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। पढ़ा रखा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाना पढ़ा रखा है। अब इस COH के सापेक्ष में जैसे मैंने CH3 यहां लगाया, नीचे लगा दोगे तो टोलुइन बन जाएगा, यहां लगा दोगे तो भी टोलुइन बन जाएगा, यहां लगा दोगे तो टोलुइन बन जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, गहरी बात होती तो फिर भी बात थी, है ना। यहाँ COH लगा दिया, मान लो यहाँ CH3 लगा दिया, इसकी अभिक्रिया करा दी, किसके साथ करा दी, मान लो इसके साथ करा दी वापस, जिंक सोडा लाइम के साथ। क्या बनेगा दोस्त, टोलुइन बन जाएगा। लेकिन आप नीचे वाला लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, नीचे वाला लिख लो ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये टोलुइन बन जाएगा, ऊपर से CO2 गायब हो जाएगा, ऊपर से CO2 गायब हो जाएगा, टोलुइन बन जाएगा, टोलुइन बन जाएगा। ये विकार्बोक्सिलीकरण। क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो रहा है, और क्या हो रहा है फिर, वही तो हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन है और एरोमेटिक भी है। समझ में आ रहा है, लिखते चलो, बस लिखते चलो। खेल सारा किसका है, लिखने का, सारा खेल किसका है दोस्त, लिखने का है। आओ जरा पोस्ट करके लिख लेना, बस इतनी सी आपसे वो है, वो क्या रिक्वेस्ट, लिखते चलो आप तो। और देखो ये क्या हुआ,
कितने हो गए? 10 हो गए ना। 11वां देखो, मान लो आपके पास ये है MgBr, याद है PHMgBr, RMgX वाली बात करी थी, RMgX, उसकी अभिक्रिया किसी से भी करा दो, कोई भी अम्लीय हाइड्रोजन के साथ करा दो, ठीक है। यहां पर आप H प्लस OH माइनस ले सकते हो, H प्लस OR माइनस ले सकते हो, H प्लस और क्या ले सकते हो, SH माइनस ले सकते हो, है ना। और क्या ले सकते हो बताओ, H प्लस OCOR ले सकते हो, है ना। और आप ले सकते हो H प्लस OSO3H ले सकते हो, ठीक है। H प्लस और C ट्रिपल बॉन्ड R ले सकते हो, CH, है ना। और क्या ले सकते हो बताओ, H प्लस NH2 ले सकते हो, अमोनिया ले सकते हो, है ना। और क्या ले सकते हो, मतलब ये सारे अम्लीय हाइड्रोजन ना। HX ले सकते हो, HX, H प्लस और X माइनस ले सकते हो। आपको क्या करना है, इस तरह से काट दो ना। ये क्या है, PH माइनस Mg प्लस 2 Br माइनस, पहले ही बता रखा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया होगी, एसिड बेस। ये PH माइनस H प्लस लेगा, इनमें से कुछ भी ले लो ना आप, किस में बदल जाएगा, बेंजीन में। अगर मान लो पहले वाले के साथ दूसरा क्या उत्पाद बनेगा वो बताऊं तो MgBr और यहां पर OH बन जाएगा, क्या बेंजीन बन रही है। और अगर मान लो मैं इसके पैरा स्थिति पे मेथिल लगा देता तब भी तो यही काम होता, तो टोल्यूइन बन जाती। तो क्या बन जाती दोस्त, टोल्यूइन बन जाती। क्या हो रहा है, एसिड बेस हो रहा है, चाहे पानी के साथ करा लो, चाहे दारू के साथ करा लो, चाहे थायोअल्कोहल के साथ करा लो, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करा लो, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, चाहे टर्मिनल एल्काइन, उसका हाइड्रोजन भी अम्लीय होता है, ठीक है। अमोनिया के साथ करा लो, चाहे HX के साथ करा लो, क्या दे रहे हैं ये सब H प्लस दे रहे हैं, और इनका H प्लस जो है अम्लीय है, तो यहां अम्ल क्षार अभिक्रिया हो रही है क्या, हाँ, तो अम्ल क्षार अभिक्रिया तो करा रहा हूं, अम्ल क्षार। इसको आपको ऐसे भी दे सकता था वो, PHMgBr, PHMgBr, PH माइनस को क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, H प्लस निकालेगा PHH बन जाएगा, समझ गया, छाप लो। कितने सारे मेथड बता दिए आपको, देख रहे हो आप, कितने सारे मेथड बता दिए, कितने सारे मेथड। एक जगह लिख लो, बस एक जगह इकट्ठा करके लिख लो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं, सब पढ़ा रखा है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, क्लियर है। आगे बढ़े, पोस्ट करके छाप लेना दोस्त। अगला देखो, SO3H, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी अभिक्रिया किससे करानी होती है, तनु H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 से करा लो, या फिर आप गर्म पानी से भी करा सकते हो, है ना। H2O 40 डिग्री सेल्सियस पे, गर्म पानी लिख लो उसको, गर्म पानी से करा लो, गर्म पानी समझते हो ना, गर्म जल से करा लो, हॉट वाटर से। तो यहां से क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, और यहां से SO3 गैस रवाना हो जाएगी, ठीक है। ये SO3 गैस रवाना हो जाएगी, इसको बोलते हैं विसल्फोनीकरण। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, विसल्फोनीकरण बोलते हैं। तनु H2SO4 से करा लो, चाहे जल से करा लो, गर्म पानी से, तो यहां पे बेंजीन बन जाएगी, उसको विसल्फोनीकरण बोलते हैं। जब मैं सल्फोनीकरण वाली अभिक्रिया बताऊंगा तब मैं आपको विसल्फोनीकरण भी बता दूंगा कि ये कैसे हुआ है। अभी बस लिख लो, एक जगह इकट्ठा करके लिख रहे हैं कि कैसे कैसे बेंजीन का निर्माण हो सकता है। इसी के पैरा स्थिति पर मेथिल लगा देता तो टोलिन बन जाता, टोलिन बन जाता ना। अगर मान लो आपको बेंजीन पर N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस दे रखा हो इस तरह से, इसकी अभिक्रिया आप किससे करा सकते हो, H3PO2 हीट के साथ करा सकते हो, या फिर इथेनॉल हीट के साथ करा सकते हो, इथेनॉल हीट के साथ, C2H5OH हीट के साथ, ठीक है। और यहां से आपको क्या मिलेगा, बेंजीन और उस पर हाइड्रोजन यानी कि बेंजीन मिलेगी, बेंजीन और उस पर हाइड्रोजन यानी कि बेंजीन मिलेगी, और साथ में H3PO2 की जगह H3PO3 मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा CH3COH, अल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। H3PO2 से H3PO3 बन रहा है यानी कि H3PO2 का ऑक्सीकरण हुआ है, C2H5OH से ये मिल रहा है, इसका भी ऑक्सीकरण हुआ है, और ये N2 निकल के इसकी जगह हाइड्रोजन लगा यानी कि इसका अपचयन हुआ है। तो ये कौन सी अभिक्रिया, सीधे सीधे रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब एक का अपचयन दूसरे का ऑक्सीकरण, एक का अपचयन दूसरे का ऑक्सीकरण। जितने संभव पॉसिबिलिटी थी ना बेंजीन बनने की वो मैंने सब एक जगह लिखा दिया आपको। जितनी संभव पॉसिबिलिटीज थी वो सब, जितनी संभावनाएं थी बेंजीन बनने की वो एक तरफ लिखा दी।
इन दोनों को अपन बाद में चल के फिर से डिस्कस करेंगे, परेशान मत होना प्लीज। इन दोनों को बाद में चल के अपन फिर से डिस्कस करेंगे, परेशान मत होना प्लीज। इसके पहले में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो सब पुराने पाप हैं। बात समझ गए क्या? छाप लो, फटाफट से छाप लो पोस्ट करके, ठीक है दोस्त। ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, देखो ना, इसका तो हुआ है अपचयन और इसका हुआ है ऑक्सीकरण, इसका हुआ है अपचयन, इसका हुआ है ऑक्सीकरण, और साथ में क्या निकलेगी? N2 गैस, और यहां पर भी क्या निकलेगी? N2 गैस। दोनों जगह पे नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है ना। एक का अपचयन एक का ऑक्सीकरण, तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुणधर्म की, कि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या बना सकते हैं। अभी तो अपन ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाया है, चाहे बेंजीन हो, चाहे टोलुइन हो, चाहे मेसिटिलीन हो, बनाने का जुगाड़ बता दिया मैंने आपको, कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, पढ़ रखी है पहले से बहुत सारी। तो अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या बनाते हैं, लेकिन उसको पढ़ने के लिए पहले उसकी औकात समझनी पड़ेगी कि वो कौन कौन सी अभिक्रिया दे सकता है, ठीक है ना। पहली बात तो हम देखते हैं कि क्या बेंजीन जो है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दे सकता है क्या। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सारा खेल समझने का है। यह चीज मैंने आपको पहले भी बता रखी है। मान लो अगर आप बेंजीन पर HBr का योग करना चाहते हो, H+ है और Br- है, यह आपको एल्कीन दिख रही है क्या? एल्कीन पर अगर आप H और Br को जोड़ोगे, मान लो पाई पाई, यहां पर आपने यहां H और यहां Br जोड़ दिया, बताओ आपने ऐसा करके बेंजीन का एक अनोखा नुकसान किया है। वो कौन सा नुकसान है भाई? उसकी एरोमेटिकता खो गई, एरोमेटिकता समाप्त हो गई जिंदगी भर के लिए। कितना बड़ा पाप करा है अपन ने, बेंजीन की एरोमेटिकता समाप्त कर दी है अपन ने। क्या यह संभव हो सकता है? नहीं। ये एरोमेटिक था, यहां एरोमेटिकता समाप्त हो गई, एरोमेटिक समाप्त हो गई, है ना। तो क्या बेंजीन कभी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दे सकता है? योगात्मक अभिक्रिया वो होती है जिसमें एक दुर्बल पाइबंद टूटकर दो प्रबल सिग्मा बंध बनते हैं। पहला आक्रमण इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह का होता है, मतलब वही बेंजीन ने पहले H+ पे आक्रमण किया होगा, कार्बोनाइन बना होगा, फिर Br- ने आक्रमण किया होगा। तो बेंजीन कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं देगा। मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया नहीं देगा, अभिक्रिया नहीं देगा। ऐसा करने से उसकी वो खराब हो रही है ना, वो क्या एरोमेटिकता खराब हो रही है, इसलिए नहीं देगा। तो फिर बेंजीन देगा क्या? बेंजीन देता है ESR। ESR मतलब इलेक्ट्रॉन, पहले अंग्रेजी में लिख देता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है इसमें, ठीक है ना। एक ही तरह का मैकेनिज्म, एक ही तरह की क्रियाविधि पूरे आइटम में चलती है। तो मैं एक बार आपको क्रियाविधि बताऊंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग क्रियाविधि, बहुत मजेदार क्रियाविधि, सुनना मजा आएगा आपको। और फिर बस अपन हल्का हल्का सा चेंज करते जाएंगे, हमारे आंसर आते जाएंगे चुटकियों में। देखना जरा ध्यान से। अभिक्रिया देखो, यह है हमारी बेंजीन, इसकी अभिक्रिया किससे करानी है दोस्त? इसकी अभिक्रिया करानी है हमें इलेक्ट्रोफाइल, और संग में उसके A- ले रहा हूं, एक इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूं, एक A- ले रहा हूं। यहां पर A- नाभिक स्नेही समूह नहीं है, वो क्षार है। अभी आगे चल के क्लियर कर दूंगा। यहां पे जो हाइड्रोजन है ना दोस्त, ये बेंजीन का जो हाइड्रोजन है, ये प्रतिस्थापित हो जाता है किसके द्वारा? इस इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। और ये जो A- है इस H को निकाल लेता है H। ये होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुझे तसा बता दो, क्या मैंने H की जगह इलेक्ट्रोफाइल को लगाया क्या? क्या मैंने H की जगह इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह को प्रतिस्थापित किया है क्या? अगर H की जगह मैंने इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह लगाया तो ये कौन सी अभिक्रिया है? एक आइटम हटा के दूसरा आइटम लगाया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह के द्वारा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
अब यह अभिक्रिया हो कैसे रही होगी, इसकी क्रियाविधि क्या है वो समझनी है, थोड़े बहुत पॉइंट देख लें, फिर खेल खेलना है बहुत सारी अभिक्रियाओं के साथ। बोलो रेडी हो क्या? हाँ, पहले इसको छाप लो। ये ऊपर वाली बात क्लियर है क्या कि जो बेंजीन है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं देगा। ऐसा करने से उसकी एरोमेटिकता समाप्त हो जाती है, इसलिए नहीं देगा। तो वो दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। वो कौन सी देगा? इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि अभी भी बेंजीन है और बाद में भी एरोमेटिक है, दिक्कत ही ना है। बस क्रियाविधि देखनी है। रेडी 1 2, आर यू रेडी गाइस? चलो भाई आओ जरा इसकी क्रियाविधि देखते हैं कि यह अभिक्रिया चल कैसे रही होगी आखिरकार। ठीक है, तो ये है हमारी बेंजीन, ये है हमारी बेंजीन, और इसकी अभिक्रिया हमें करानी है किसके साथ? किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह के साथ। हमें जो सबसे ज्यादा समय लगने वाला है वो इस इलेक्ट्रोफाइल को बनाने में लगने वाला है। बहुत सारी अभिक्रियाएं हम लोग देखेंगे और उसमें केवल और केवल जो समय लगेगा वो इस इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह को तैयार होने में लगेगा। बेंजीन तो वैसी की वैसी रहेगी, बात समझ लो। तो मैं आपसे एक मजाक करूंगा और वो मजाक कुछ इस प्रकार है कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह को मैं बोलूंगा दुल्हन और ये बेंजीन होगा हमारा दूल्हा। दुल्हन को सजने में लगता है टाइम, दूल्हे को थोड़ा ना लगता है। अरे कौन से आजकल लौंडे वोंडे टाइम नहीं लेते, ठीक है। टाइम कौन लेता है? दुल्हन टाइम लेती है सजने वजने में, बढ़िया से दिखने में, ठीक है। तो ये है हमारी दुल्हन, ये है हमारा दूल्हा। दूल्हा क्या करेगा? दुल्हन पे आक्रमण करेगा। अरे जैसे ही तैयार हो जाएंगे दूल्हा दुल्हन पे आक्रमण करेगा। ये बेंजीन क्या करेगी? इस इलेक्ट्रोफाइल पे आक्रमण करेगी। जैसे ही ये बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल पे आक्रमण करेगा तो देखो क्या होगा, ये पाई यहां पर, ये पाई यहां पर। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेंजीन का, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह को मिलेगा और यहां पर क्या बनेगा? एक H पहले से था इस बेंजीन का, ये इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से कम हुआ है, यहां पे बन जाएगा कार्बोधनायन। क्या बन जाएगा? कार्बोधनायन बन जाएगा। ऐसा करने से क्या बेंजीन ने अपनी एरोमेटिकता खो दी क्या? हाँ खो दी है भाई। ये कैसा पद होगा? स्लो स्टेप। ये कैसा पद होगा? स्लो स्टेप। ये होगा तुम्हारा धीमा पद। आराम से तसल्ली से मजे में चल रहा होगा। दूल्हे ने दुल्हन पे आक्रमण किया आराम से तसल्ली से, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा होगा दोस्त? ध्यान से सुनना, सारा खेल ध्यान से सुनने का। अब जो आपका A माइनस है जो क्षार था, A माइनस है जो क्षार था, वो क्या करेगा? A माइनस इस हाइड्रोजन को लेगा और हाइड्रोजन को किस रूप में लेगा? H प्लस के रूप में लेगा। तो हाइड्रोजन अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो ये कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, वो वहीं गिर के आ जाएगा, वो वहीं गिरा के आ जाएगा और H प्लस के रूप में इसके साथ बाहर निकल जाएगा। जैसे ही गिरा के आएगा तो वहां पे क्या बनेगा दोस्त? वापिस से बेंजीन बन जाएगी और हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापित हो जाएगा और हमारा उत्पाद बन जाएगा। वैसे भी जब दूल्हा दुल्हन पे आक्रमण करेगा तो कुछ ना कुछ उत्पाद तो बनेगा और उसमें दोनों के चरित्र दिखेंगे। तो यहाँ पर बेंजीन के चरित्र भी दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह के चरित्र भी दिख रहे हैं। बात समझ रहे हो आप? ये पद होगा आपका तीव्र पद। ये तीव्र पद क्यों होगा? क्योंकि यहां पर बेंजीन की एरोमेटिकता वापस लौट रही है। ये धीमा पद क्यों है? क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिकता समाप्त हो रही है। लेकिन क्या परमानेंट समाप्त हो रही है? नहीं। और यह तीव्र क्यों है? क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिकता रीगेन हो गई, वापस आ गई। रीगेन मतलब वापस आ गई। बात समझ रहे हो? ये जो बीच में एटम बन रहा है ना, ये है आपका मध्यवर्ती। ये क्या है? आपका मध्यवर्ती। और इस मध्यवर्ती के कुछ स्पेशल नाम है, वो नाम बता देता हूं। इसको वीलैंड मध्यवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीलैंड मध्यवर्ती बोलते हैं। इसी को अरेनियम आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरेनियम आयन। नाम है अरेनियम आयन भी बोलते हैं। अराइल वाले ना, अराइल, इसलिए अरेनियम आयन बोलते हैं। और इसी को सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक नया सिग्मा बंध बना है इसलिए इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। वीलैंड मध्यवर्ती बोल लो, अरेनियम आयन बोल लो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल लो। अब ध्यान से सुनना बात को। जितना ज्यादा स्थायी ये कार्बोधनायन होगा उतनी जल्दी ये अभिक्रिया पूर्ण होगी क्या? हाँ, यानी कि वीलैंड मध्यवर्ती जितना स्थायी होगा उतनी जल्दी अभिक्रिया पूर्ण होगी। धीमे पद में जो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? उसी पर निर्भर करती है।
ये जो बेंजीन है, जितना ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रोफाइल पे आक्रमण करेगी। मतलब दूल्हा जितना सुंदर होगा, दुल्हन उतनी जल्दी आक्रमण होगा दुल्हन पे। बात समझ में? उसी तरह से दुल्हन जितनी सुंदर होगी उतनी जल्दी दूल्हा आक्रमण करेगा। बात समझ? तो इलेक्ट्रोफाइल भी बढ़िया होना चाहिए, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व भी ज्यादा होना चाहिए, और ये विलेन मध्यवर्ती भी बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब स्थायी होना चाहिए। तो अभिक्रिया की दर किस किस बात पे निर्भर कर रही है ये बताओ जरा। धीमे पद पे निर्भर करती है ना। अभिक्रिया की दर किस बात पे निर्भर कर रही है? सारा खेल किसका है कि ये कितनी जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। यानी कि इस अभिकारक की इलेक्ट्रॉन घनत्व निर्भर कर रही है। अभिकारक के इलेक्ट्रॉन घनत्व पे निर्भर कर रही है। अभिकारक के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी पे निर्भर कर रही है क्या? और अभिकारक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कब ज्यादा होगी? जब उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा क्या? इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा। और इलेक्ट्रॉन घनत्व कब अधिक होगा? जब उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दाता समूह और कम से कम इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगे होंगे। यानी कि ज्यादा से ज्यादा +m +h +i लगे होंगे और कम से कम -m -h -i लगे होंगे। अरे यार अभी इस पे OH लगा दूंगा, उसका +m लगेगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पे NO2 लगा दूंगा तो बेंजीन में से वो इलेक्ट्रॉन घनत्व खिंच जाएगा। इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, ऐसी शक्ल का हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जो दुल्हन है उसको ये दूल्हा पसंद ही नहीं आएगा, आक्रमण ही नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो? तो कुल मिला के केवल यही अभिक्रिया की क्रियाविधि हर जगह चलने वाली है। केवल और केवल हमारा क्या बदलेगी? हमारी दुल्हन बदलेगी, यानी कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल बदलेगा। सारा समय हमारे को उसके साथ बिताना है कि उसको कैसे बनाए। बाकी तो प्रोसेस यही चलेगा, बीच में ये मध्यवर्ती बनेगा, उत्पाद वो का वही बनेगा। क्लियर है क्या? क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ और क्या? छाप लो उसको। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रोफाइल पर आक्रमण होगा, उतनी जल्दी विलेन मध्यवर्ती बनेगा, और उतना ज्यादा स्थायी विलेन मध्यवर्ती बनेगा, ये भी समझो, और उत्पाद वो बनेगा। छाप लो। पोस्ट करके छाप लो। मैं आपसे कतई नहीं कह रहा कि ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है, समझ रहे हो? एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है, यही प्रोसेस दिया हुआ है पूरा का पूरा कि ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे आक्रमण करेगा। नाभिक स्नेह समूह जब इलेक्ट्रॉन स्नेह समूह पे आक्रमण करेगा तो ये पाई बंध टूट के यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के साथ सिग्मा बंध बनेगा, तो यहाँ काप धनायन बनेगा। और ये धनायन देखो अनुनाद में है, पाई सिग्मा, ये पाई सिग्मा पाई, यहां से लेकर यहां तक अनुनाद में है। ठीक है, एक नया सिग्मा बंध बना इसलिए इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अराइल वलय पर धनायन बना इसलिए अरेनियम आयन, और इसको वीलैंड नाम के व्यक्ति ने दिया था इसलिए वीलैंड मध्यवर्ती बोलते हैं। दूसरा पद तीव्र इसलिए क्योंकि उसमें एरोमेटिकता वापस आ जाती है, इसमें एरोमेटिकता जारी है, इसलिए धीमा पद है, वो तीव्र पद है। दो पद में ये अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, पहला पद धीमा है, दूसरा तेज है। पहले पद में जो जो आइटम इन्वॉल्व है उन सब पे अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी। मेनली किस पे निर्भर करेगी? हमारे इस पे। क्लियर है? जितना बढ़िया दुल्हन, जितना बढ़िया दूल्हा, उतनी जल्दी अभिक्रिया पूर्ण होगी। दूल्हा बेकार, दुल्हन का मन नहीं करेगा, दुल्हन बेकार, दूल्हे का मन नहीं करेगा आक्रमण होने का। ये देखो दूल्हा दुल्हन मजाक है, लेकिन इससे बहुत आसान हो जाता है कंसेप्ट, ध्यान से समझना। इससे ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर है? अब बस इसको हमें अलग अलग उसमें लगाना है, मतलब समझ रहे हो ना, रिएक्शन में लगाना है। उससे पहले यहां पर एक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन कर लो आप नॉर्मल नवंबर से। ठीक है, ESR की दर की तुलना करें, ESR के दर की तुलना करें। ESR क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना? इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि कौन जल्दी ESR देगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। करना आपको ही है, करना आपको है। आपको ये देखना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा वो जल्दी देगा, जिसमें कम होगा थोड़ा लेट देगा, और क्या। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले GOC में भी कराए थे, इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले, शायद आपको पता नहीं होगा। पढ़ते कहाँ हो तुम? अब गुस्सा हो जाओगे ये बोलते ही कि ऐसे कैसे बोल दिया तुमने, पढ़ते नहीं है।
मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ यार, मेरे को भी पता है कि आपका सारा समय तो इसी में निकल जाता है, आई नो, है ना। लेकिन बेटा समय निकालना पड़ेगा, आप भी समझ सकते हो ना कि देखो कंपटीशन तो है ही, अब करना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। जो है ये सच्चाई है बेटा, कुछ नहीं कर सकते ना यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बस आप तो ईमानदारी से पढ़ते चलो, ईमानदारी से पढ़ते चलो, विश्वास रखो, जितना मैं आपको दे रहा हूं उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी है। कुछ बच्चे ये पूछते रहते सर एनसीईआरटी पढ़ेगा, आप खुद पढ़ के देखो ना एनसीईआरटी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब एनसीईआरटी में एज इट इज दिया है, बल्कि कम ही दिया है। मैं आपको ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, कम नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ। और ज़्यादा क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ज़रूरी है। आप बोर्ड का एग्जाम तो दे नहीं रहे, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट के एग्जाम के लिए पढ़ाऊंगा ना, बोर्ड के लिए थोड़ा ना पढ़ाऊंगा। अभी बोर्ड के लिए पढ़ाता होता तो मैं ये सब सवाल ही नहीं कराता, रिएक्शन लिखता, रटवा देता। रटनी थोड़ी ना, अपने को समझनी है चीज़ों को। ये 3 क्वेश्चन कर लो और ये बताओ कि ईएसआर की दर की तुलना करनी है। ईएसआर कौन तीव्र गति से देगा? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा उसकी इलेक्ट्रॉन देने की ताकत उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा ताकत होगी उतनी जल्दी ईएसआर खत्म होगी ना भाई। नीचे तो सब बेंजीन है, खेल तो सारा ऊपर वाले समूह का है, समझ रहे हो। हाँ भाई, यहां पर OH का कौन सा प्रभाव लग रहा है? प्लस एम। सर आपको कैसे पता चला? अबे लोन पेयर है, लोन पेयर बेंजीन के साथ अनुनाद करेगा, प्लस एम ही तो लगाएगा दोस्त। NO2 का कौन सा प्रभाव है दोस्त? माइनस एम है। CH3 का कौन सा प्रभाव है? प्लस एच भी है, प्लस आई भी है, और यहां पर कोई प्रभाव नहीं है। और प्लस एम प्लस एच प्लस आई इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएंगे, माइनस एम माइनस एच माइनस आई घटाएंगे। तो यहां पर अगर मैं दर की तुलना करूं तो दर किसकी तीव्र होगी? सबसे ज्यादा A की, फिर C की, फिर D की, फिर B की होगी। क्योंकि कम से कम ये घटा भी नहीं रहा, बढ़ा भी नहीं रहा, ये तो घटा ही रहा है ना। A सबसे ज्यादा, फिर C, फिर D, फिर B। आसान है, नीचे वाला कर लो। याद करो, मैंने आपको बताया था जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की ताकत होगी बेंजीन में, उतना इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा होगा। या अतिसंयुग्मन में पढ़ाया था। यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कौन से? ये वाले। यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कौन से? ये वाले। यहां 1 अल्फा हाइड्रोजन है, कौन सा? ये वाला। और यहां पर एक भी नहीं है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे अतिसंयुग्मन उतना ज्यादा लग रहा होगा, प्लस एच उतना ज्यादा लग रहा होगा। जितना ज्यादा प्लस एच, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की ताकत उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा। और दर की तुलना करोगे दोस्त तो मेरे दोस्त A > B > C > D आएगा ना। क्या आएगा? A > B > C > D आएगा ना। बात समझ गए? फिर याद करो CH3 CD3 CT3। जब भी आपको CH3 CD3 CT3 दिखे धनायन, मुक्त मूलक, द्विबंध, त्रिबंध और फेनिल सिस्टम के सापेक्ष, तो पहले अतिसंयुग्मन के बारे में सोचोगे, बाद में प्रेरणिक प्रभाव के बारे में सोचोगे। GOC में बताया था, पुराने पाप धो लो अगर नहीं धुले हुए हैं तो, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कार्बन हाइड्रोजन का बंध होता है बड़ा, कार्बन ट्रीटियम का नन्ना मुन्ना सा होता है, क्योंकि ट्रीटियम भारी होता है, ऐसे ऐसे करके बताया था। वो छोटा होता है, वो बड़ा होता है। तोड़ना ज्यादा किसको आसान है? कार्बन हाइड्रोजन को। जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो CH3 का जो है प्लस H लगेगा, CD3 का भी जो है प्लस H लगेगा, और CT3 का भी प्लस H लगेगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्लस H लगेगा CH3 का, फिर CD3 का, और फिर CT3 का। और जितना ज्यादा प्लस H लगेगा दोस्त उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, उतनी ज्यादा ESR के प्रति दल की तुलना होगी। A > B > C आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे कि कौन जल्दी देगा कौन लेट देगा, कर लोगे ना। ESR के प्रति दर की तुलना, जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा उसकी ESR की दर ज्यादा होगी। क्लियर है? चले आगे। अब हम लोग पहली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं, और सारी की सारी अभिक्रिया ESR पर निर्भर है, ध्यान रख लेना। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सारा खेल इस बात का है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, जो आक्रमण करने वाली प्रजाति है। बस आक्रमण हमें बेंजीन पे कराना है, समस्या ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहला है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। मैं अंग्रेजी भी लिख रहा हूं, मैं हिंदी भी लिख रहा हूं, तो समस्या नहीं होनी चाहिए। बेंजीन का नाइट्रोनीकरण, बेंजीन का नाइट्रोनीकरण।
नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का नाइट्रोनीकरण। अभिक्रिया देखो, अभिक्रिया देखो ना, ये बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं दोस्त? इसकी अभिक्रिया कराते हैं सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 हीट। ये दोनों प्रकार के अम्ल को मिक्स कर दिया जाता है, खतर खतर खतर, इसको और इसको आपस में क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। कंसंट्रेटेड HNO3 और सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4, या इसकी जगह पे आपको ये भी मिल सकता है सांद्र HNO3 प्लस सांद्र HClO4। और क्या मिल सकता है आपको मिल सकता है सीधे सीधे N2O5। बात समझ रहे हो? सीधे सीधे आपको N2O5 ही मिल जाएगा, ठीक है। या फिर सीधे सीधे आपको सांद्र HNO3 लिख के दे देगा और कुछ लिख के ना दे। इनमें से कुछ भी आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए, सबका काम एक ही है। पहले तो ये सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 को और क्या बोलते हैं वो भी बता देता हूं। इसको बोलते हैं मिश्र अम्ल। क्या बोलते हैं? मिश्र अम्ल। दो अम्लों का मिश्रण है इसलिए मिश्र अम्ल, जिसको अंग्रेजी में मिक्स एसिड बोलेंगे तो MA लिख देता हूं, मिक्स एसिड MA लिख देता हूं। यहां से जो आपका उत्पाद बनेगा ना दोस्त, वो क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा दोस्त? नाइट्रोबेंजीन बनेगा। ये है आपकी अभिक्रिया। क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह प्रतिस्थापित होता है, यानी कि यहां इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कौन होगा? NO2 प्लस। ई पे प्लस था ना, तो यहां NO2 पे प्लस होना चाहिए, वो बनाना है अपने को, और इनसे बनाना है। बस उसी में बनाने में टाइम लगेगा। बेंजीन तो भरा बैठा है। अरे दूल्हा तो बेचे है ना, दुल्हन को लग रहा है टाइम। दुल्हन बनाएंगे, दूल्हा तुरंत अटैक कर देगा और उत्पाद बना देगा। बोलो, खेलो, पहले इसको लिख लो। यहीं पे आपको क्रियाविधि बता देता हूं उसकी। कुछ भी ना है, बस ये छोटी छोटी सी रिएक्शन है, कुछ भी ना है, ये छोटी छोटी सी मैकेनिज्म से छोटी छोटी सी रिएक्शन है, कुछ भी ना है। बस आपको मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बना के बता रहा हूं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बना, बेंजीन तुरंत आक्रमण करेगा, जो इससे पहले क्रियाविधि बताई थी बिल्कुल वैसी। अब ये जो HNO3 है दोस्त, उसकी संरचना कैसी होती है वो देख लो आप। ये HNO3 होता है और H2SO4 जो होता है वो ऐसा दिखता है, ये H2SO4 होता है। अब HNO3 और H2SO4 में ज्यादा अम्लीय जो होता है वो H2SO4 होता है, इसलिए ये क्षार की तरह और ये अम्ल की तरह व्यवहार करती है। ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? क्षार की तरह। ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? अम्ल की तरह। और अम्ल क्या देता है? H+, यहां से H+ निकलेगा, और यहां पर ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इस अम्ल H+ पे आक्रमण करेगा। घबराने की बात कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अम्ल वो होता है जो H+ देता है, क्षार वो होता है जो H+ लेता है। क्षार वो है, ये अम्ल है क्योंकि H2SO4 HNO3 से ज्यादा अम्लीय होता है। यहां से क्या बनेगा दोस्त? OH2+ बनेगा। क्या बनेगा? OH2+, और साथ में बनेगा HSO4-। यहां से जल का यौगिक बाहर निकल जाता है और यहां से तैयार हो जाएगा आपका NO2+ इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह। हमारी दुल्हन तैयार हो गई भैया, दुल्हन तैयार हो चुकी है। दूल्हा बेचैन था, इस दुल्हन को दूल्हे से मिलवाना है। और मिलवाने का तरीका क्या है? वही बेंजीन NO2+ को देखेगा, तुरंत आक्रमण करेगा, बीच में विलेन मध्यवर्ती बनेगा और फाइनली बन जाएगा। पहले मैं लिख के बताता हूं, चलो पूरा एक बार तो लिख के बताऊंगा, इसको छाप लो। दुल्हन तैयार हो चुकी है, आक्रमण कराना है बस। अब इसी तरह से बाकी के भी है। अब HNO3 HClO4 लेता तो HClO4 HNO3 से ज्यादा अम्लीय है। N2O5 अपने आप में क्या देता है? देखो, N2O5 अपने आप में क्या देगा देखना, ये खुद ही NO2+ और NO3- में टूट जाता है। NO2+ और NO3- में, ठीक है। ये पानी कैसे निकला? क्योंकि उष्मा दी है ना, हीट दी है। हीट दी है तो पानी निकल जाएगा, हीट दी है तो पानी निकल जाएगा ना, हीट दी है तो पानी निकल जाएगा। NO2+ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बन जाएगा। यहां से भी NO2+। इन सबसे क्या मिल रहा है हमें? NO2+ मिल रहा है ना। इन सबसे क्या मिल रहा है दोस्त? NO2+ मिल रहा है। ये अम्ल, ये क्षार है, ये अम्ल है, ये क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। पहले ये छाप लो, फिर अटैक करवाते हैं पोज करके। आओ भैया, दूल्हा हमारा बेचैन बैठा है और ये हमारी दुल्हन है। ये दूल्हे ने करा दुल्हन पे आक्रमण, और बाकी तो आपको बताइए। यही तो आपका वो होगा, वो क्या? स्लो स्टेप, धीमा पद। यहां पर पाई
यहां पर पाई, H था, NO2 भी आ गया और यहां पे धनायन। धीमा पद क्यों है? क्योंकि एरोमेटिकता समाप्त हो गई। अब यहां पे इस H प्लस को कौन निकालेगा? वो जो बचा हुआ HSO4 माइनस था, कहां से आया HSO4 माइनस? ये देखो, ये रहा ना HSO4 माइनस, दिख गया ये HSO4 माइनस, ठीक है। जो बचा हुआ HSO4 माइनस था, वो HSO4 माइनस इस H प्लस को लेगा, H2SO4 वापस निकल जाएगा। यानी कि H2SO4 अम्ल की तरह भी व्यवहार कर रहा है, साथ ही साथ उत्प्रेरक के तौर पे भी व्यवहार कर रहा है। जो लिया वो वापस लौटा दिया ना भाई। H प्लस लेगा, यहां से ये H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन यहां पर बेंजीन को देके जाएगा और शक्ल कुछ ऐसी मिलेगी उत्पाद की। उत्पाद की शक्ल ऐसी बनेगी, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त? नाइट्रोबेंजीन। क्लियर? इस तरह से नाइट्रोबेंजीन बनता है। नाइट्रेशन समझ में आया? बेंजीन का नाइट्रेशन, सिंपल सिंपल से अभिक्रिया, कुछ भी ना है। यह है बेंजीन का नाइट्रेशन। खेल सारा किसका था? NO2 प्लस बनाने का। आपको यह पता होना चाहिए कि HNO3 क्षार की तरह व्यवहार करता है, H2SO4 अम्ल की तरह व्यवहार करता है। H2SO4 ने H प्लस दिया, HNO3 ने लिया, पानी निकला, NO2 प्लस बना, दुल्हन तैयार, दुल्हन ने अटैक किया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। क्लियर है? अगली अभिक्रिया देखो, दूसरा रासायनिक गुणधर्म, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन का हेलोजिनीकरण। क्या होगा? बेंजीन का हेलोजिनीकरण। बेंजीन का क्या कराना है दोस्त? हेलोजिनीकरण कराना है। बेंजीन का हेलोजिनीकरण। रिएक्शन कैसी होगी वो देख लो ना। अभिक्रिया कैसी होगी? वही बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया किससे करानी है दोस्त? X2 प्लस AlX3 हीट से करानी है, या फिर आप X2 प्लस Fe भी ले सकते हो, ठीक है, और X2 प्लस FeX3 भी ले सकते हो, है ना। X2 प्लस AlX3 ले लो या X2 प्लस Fe लिख लो, इस तरह के आपको आइटम देखने को मिलेंगे। और यहां पर बेंजीन पर H की जगह X लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बेंजीन पर H की जगह X मिल जाएगा, साथ में HX बनेगा और साथ में AlX3 भी बनेगा, ये सब बन जाएंगे। ये आपकी अभिक्रिया है। सारा खेल किस बात का है कि कितनी जल्दी हम दुल्हन को तैयार करते हैं। दुल्हन तैयार, दूल्हा बेचैन है, आक्रमण कर देगा, उत्पाद बन जाएगा। बोलो, बस ध्यान रहे कि यहां जो X होगा ना, X आपका हो सकता है फ्लोरीन या X आपका हो सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन। आयोडीन नहीं होगा। आयोडीन नहीं होगा क्योंकि आयोडीन में यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाएगी। आयोडीन में यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाएगी। और फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन के बंध को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। फ्लोरीन के बंध को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो ये मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए चलती है। क्लोरीन ही मतलब यहां से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, आयोडोबेंजीन भी नहीं बना सकते क्योंकि वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और फ्लोरोबेंजीन भी नहीं बना सकते क्योंकि F2 के बंध को तोड़ना मुश्किल काम है, बहुत प्रबल बंध होता है। खैर, अपन तो क्रियाविधि की बात कर रहे थे तो उसी की बात कर लेते हैं। सारा खेल किस बात का है कि दुल्हन तैयार करनी है। यह है हमारे पास X2 और हेलोजन पे क्या होता है? लोन पेयर। इस तरह से लोन पेयर बना दी। और जो AlX3 है उसके पास होता है माय डियर रिक्त डी कक्षक। कौन सा कक्षक होता है? रिक्त डी कक्षक। ये हेलोजन का लोन पेयर जो है वो उसके रिक्त डी कक्षक में अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और देगा तो ये X जो है AlX3 के साथ बंध बना लेगा, वो बन जाएगा AlX4 माइनस, और जैसे ये X माइनस के रूप में इसके साथ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा X प्लस। यहां से क्या मिला? X पर तो प्लस और साथ में क्या बन गया? AlX4 माइनस। आपकी नजर X प्लस पे पड़ते समझ गए होंगे आप ये क्या है। अरे हमारी दुल्हन है भाई, मतलब इस अभिक्रिया के लिए दुल्हन है। एक बार दुल्हन तैयार हुई वही प्रोसेस चलेगा। यहाँ X प्लस लिखूंगा या X आएगा, X आएगा बस अब की बात AlX4 माइनस का, चलो लिख देता हूँ। आलस करने से कोई मतलब नहीं है। एक बार मैंने आलस किए थे जीवन में, बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं। जीवन में आलस नहीं करने चाहिए। बताओ, ये है हमारी दुल्हन, दूल्हा बेचैन था, दुल्हन पे आक्रमण किया। जितनी बार लिखोगे उतनी बार प्रैक्टिस ही होगी, और तो क्या है। यह हाइड्रोजन है, यहाँ पर हेलोजन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया था तो यहाँ धनायन आ जाएगा, और फिर
जो AlX4 माइनस है दोस्त, AlX4 माइनस में से एक X माइनस इस H को निकाल लेगा, एक X माइनस इस H को निकालेगा, और जैसे ही X को निकालेगा H अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर बेंजीन में एरोमेटिकता देने के लिए दे जाएगा। क्या बनेगा, बेंजीन पर H की जगह तो लग गया X, और एक X माइनस, AlX4 माइनस में से एक X माइनस ने H को निकाल लिया तो वो बन गया HX, और AlX3 वापस मिल गया। यानी कि AlX3 किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार कर रहा है, अभिक्रिया को स्टार्ट कराने में मदद कर रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो दुल्हन नहीं होती, दुल्हन नहीं होता तो दूल्हा भी, समझ रहे हो ना, मेरी जैसी हालत होती, समझ रहे हो। तो कोई बीच का आइटम होना चाहिए जो दुल्हन को दूल्हे से मिलवा दे, सही रहता है। तो ये बन गया आपको हेलो बेंजीन, ठीक है, छाप लो फटाफट, फटाफट से छाप लो, फटाफट से छाप लो दोस्त। इसमें एक दो बातें लिखने की है, वो लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ता है। भाई ऐसे सिंपल सिंपल सी अभिक्रिया, कुछ भी ना है, और ये सिंपल सिंपल सी अभिक्रिया, बस दुल्हन तैयार करने का खेल है सारा। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस अभिक्रिया में आयोडीनीकरण उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। पता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्यों होती है, क्योंकि जब बनाओगे तो यहाँ HI बनेगा, और HI बहुत तकड़ा वाला अपचायक है, वो वापस से X को हटा के खुद लग जाएगा। या तो फिर आप प्रबल ऑक्सीकारक डालो, जैसे अपन ने वहाँ पढ़ा था ना, जब अपन ने एल्केन का फोटो हेलोजिनीकरण करा था, कि भाई I2 के साथ अपन HiO3 और HNO3 डालेंगे तब जाके अभिक्रिया आगे जाएगी, ठीक है। तो आयोडीनीकरण आपका कैसा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। बाकी क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण आप तसल्ली से कराओ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है, बात समझ गए, वहाँ कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जैसे एक दो उदाहरण कर लो, आपको अच्छा लगेगा, एक दो उदाहरण कर लो, आपको सही लगेगा थोड़ा सा। जैसे मान लो आप Cl2 प्लस AlX3 हीट के साथ कराओ, क्या बनेगा बताओ। मान लो आपको बेंजीन दे रखी हो और आप Br2 Fe के साथ करा रहे हो हीट, क्या बनेगा। मान लो आपको बेंजीन और इसकी अभिक्रिया किससे करा दी, I2 प्लस AlI3 हीट के साथ करा दी, क्या बनेगा बताओ। यहाँ पर भी AlX3 की जगह AlCl3 कर लो, AlCl3 X को वही ले लेते ना। करो फटाफट, फटाफट कर लो। फटाफट कर लो भाई। यहां से क्या मिलेगा आपको, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहां से जो आपकी दुल्हन बनेगी वो कौन सी बनेगी, Cl प्लस, है ना, और साथ में क्या बनेगा, AlCl4 माइनस, ये तो बनेगा, ये तो आपकी दुल्हन तैयार होगी। यहां से Br प्लस मिलेगा, क्योंकि Fe के पास भी रिक्त डी कक्षक होता है, तो यहां से Br आ जाएगा। लेकिन ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि आयोडीनीकरण जो है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो ये हो नहीं पाएगी। और अगर आपको करानी है, कोई जबरदस्ती बोल दे कराओ कराओ यार, ऐसे क्या कर रहे हो, कोई जबरदस्ती करे, तो उस केस में उसको बोलना कि भैया पहले प्रबल ऑक्सीकारक डाल HiO3 HNO3, तब ली चाटे, याद है ली चाटे, ले चाटे ले चाटे दे चाटे, तो ली चाटलियर सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये अभिक्रिया आगे की तरफ चली जाएगी। जब आप क्या डालोगे, HiO3 HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक डालोगे, तभी जाके अभिक्रिया संपूर्ण हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। क्रॉस लगा दो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आ गई, और क्या, छाप लो यहां तक पहले। वही नोट कर लिया,
ठीक है। तो आयोडीनीकरण हो तो सकती है, लेकिन कब हो सकती है? जब इसमें प्रबल ऑक्सीकारक डाल रखे हो। क्योंकि आप समझ रहे हो ना, अगर मैं यहां पे करवाता तो ये आइटम बनता, आयोडोबेंजीन बनता, और संग संग इसके HI बनता। और ये जो HI बनता ना दोस्त, ये जो HI बनता, ये कैसा है? एक प्रबल अपचायक है। ये क्या है? प्रबल अपचायक है। जब तक आप इसको नहीं निपटाओगे ना, तब तक अभिक्रिया आगे बढ़ ही नहीं सकती। और इसको निपटाने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा? HiO3 HNO3 डालना पड़ेगा, तब जाके अभिक्रिया संपूर्ण हो पाएगी। इसलिए ये अभिक्रिया होती ही नहीं है। अच्छा, ये बात क्लियर थी ना आपको? ये वाली बात क्लियर थी ना कि X2 प्लस AlX3, AlX3 एक बार रिक्त डी कक्षक था। ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? लुईस अम्ल की तरह। किसकी तरह? लुईस अम्ल की तरह, लुईस एसिड की तरह। और ये X2 किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? लुईस क्षार की तरह, लुईस बेस की तरह। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो लुईस क्षार होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं वो लुईस अम्ल होते हैं। तो लुईस अम्ल लुईस क्षार वाली अभिक्रिया से हमने इस इलेक्ट्रोफाइल को तैयार किया था। कुछ नहीं करते हम, H की जगह X लगा रहे हैं। हर अभिक्रिया में आप देखो हम क्या कर रहे हैं? H की जगह क्या लगा रहे हैं? X लगा रहे हैं। मतलब H की जगह इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह लगा रहे हैं। बस उस इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह को तैयार करते चल रहे हैं और कर ही क्या रहे हैं। क्लियर? यहीं पे मैं एक और बात आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी में भी वो दिया हुआ है, इसलिए बताना जरूरी है। एक बात और क्या दी हुई है, सुनना जरा ध्यान से। मान लीजिए आपको बेंजीन के साथ आपको क्या करवा दिया जाए, इस तरह से Cl2 प्लस Fe अधिक्य में दे दी जाए, एक्सेस में दे दी जाए। Cl2 और Fe अधिक्य में दे दी जाए, एक्सेस में दे दी जाए। उस केस में आपको हर एक स्थिति पर क्लोरीन लगा देना है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की कोई कमी नहीं है, दुल्हन की कोई कमी नहीं है। तो बहुत सारी दुल्हन आ जाएंगी, दूल्हा एक ही रहेगा। ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन होंगे सारे के सारे किससे निपट जाएंगे? क्लोरीन से निपट जाएंगे। सारे के सारे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगे। बस ये एक अभिक्रिया ध्यान रखनी है आपको। हाँ, क्लियर है? अगर अधिक्य में दिया हो तो सारे हाइड्रोजन हटके क्या लग जाएंगे? क्लोरीन लग जाएंगे। छाप लो। तो नाइट्रेशन पढ़ लिया अपन ने, हेलोजिनीकरण पढ़ लिया अपन ने। आपको ये पता चल गया होगा सारा खेल किस बात का? इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह को तैयार करने का। वो तैयार हो गया, बाकी क्रियाविधि तो वो की वही है। पहला पद धीमा पद, दूसरा पद तीव्र पद, पहले पद में एरोमेटिकता समाप्त, दूसरे पद में एरोमेटिकता वापस। यही तो खेल चल रहा। चलो भाई आगे चलते हैं, फिर यही खेल चल रहा है। तो अगली अभिक्रिया जो है हमारे पास वो है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण यानी कि सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण मतलब सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कैसे होगा देखो जरा। सल्फोनीकरण यानी कि सल्फोनेशन। अभिक्रिया देखो ना, अभिक्रिया देखो, रिएक्शन देखो। बेंजीन रहेगा और बेंजीन पर यहां हाइड्रोजन भी रहेगा, और इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है? इसकी अभिक्रिया हमें करानी है सांद्र H2SO4 हीट के साथ, या फिर हम इसकी अभिक्रिया करा सकते हैं H2S2O7 जिसको बोलते हैं ओलियम। क्या बोलते हैं? ओलियम। उस H2S2O7 का मतलब क्या है? H2SO4 और SO3, जहां पर SO3 क्या होती है? फ्यूमिंग गैस। गैस होती है, मतलब फ्यूमिंग गैस मतलब जिसकी भाप टाइप की गैस होती है, भाप टाइप की गैस। H2S2O7 होता है ओलियम, जिसमें H2SO4 और SO3 का मिश्रण होता है। और यही SO3 हमारे लिए इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होता है, जो मैं आपको सांद्र H2SO4 से भी तैयार करके बताऊंगा। उस H की जगह क्या लग जाता है दोस्त? उस H की जगह यहां पर लग जाएगा SO3H। H हटा के हमें क्या लगाना है? SO3H लगाना है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल तैयार करना है। कैसे होता है वो भी बता रहा हूं। केवल और केवल खेल इस बात का है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कैसे बनेगा। हालांकि क्रियाविधि भी मैं आपको लिख के बताऊंगा, आपकी इच्छा हो तो उसको जानना, नहीं इच्छा हो तो मत जानना। जिसको जानने की इच्छा होगी वो जान लेना, जिसको नहीं होगी मत जानना। ठीक है, ये अभिक्रिया जो है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जितनी स्पीड से आगे जाएगी उतनी स्पीड से पीछे भी आ सकती है। ठीक है ना, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्यों ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो भी बता दूंगा। ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्यों ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो भी बता दूंगा। इसको छाप लो। समझ गए? सारा खेल किस बात का है? क्रियाविधि का। उससे ही पता चलेगा कि ये उत्क्रमणीय क्यों है और अनुत्क्रमणीय क्यों नहीं है। अब देखो H2SO4 उसकी शक्ल कैसी होती है? ऐसी होती है। ठीक है ना, H2SO4 की शक्ल ऐसी रहेगी, और दूसरे H2SO4 की शक्ल भी ऐसी रहेगी। दो H2SO4 हम यहां पर लेंगे,
एक H2SO4 यहां पर अम्ल की तरह व्यवहार करेगा और दूसरा H2SO4 यहां पर क्षार की तरह व्यवहार करेगा। एक ही आइटम अम्ल और क्षार की तरह दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। और जब एक ही आइटम अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है ना, उस केस में समय लगता है, उस केस में समय लगता है क्योंकि दोनों की एक जैसी औकात है। लेकिन जब कोई दूसरे आयन निकल ही नहीं पा रहे हैं तो ये खुद ही अम्ल क्षार की तरह व्यवहार करेंगे और उस चीज में समय लगता है और समय लगेगा। यहां से क्या होगा, यहां से H+ और ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इस H+ को ले लेगा, तो ये तो अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया। ऐसे केस में क्या बनेगा दोस्त, ध्यान से समझना। ऐसे केस में क्या बनेगा दोस्त, ध्यान से समझना। एक तो बन जाएगा तुम्हारा HSO4-, इसने H+ देने के बाद HSO4- बन गया, और एक बनेगा तुम्हारा OHH धनायन और यहां पर SOOH, इस तरह से बन जाएगा। अब आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है, हीट दी है ना आपको, हीट। यहां से पानी निकल जाएगा, अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है, यहां से पानी निकल जाएगा। और ये जो HSO4- है ना, ये जो HSO4- है, ये क्या करेगा अभी बताता हूं आपको, रुको एक मिनट। ये बन गया OH, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर भी यहां पर क्या बनाएगा, पाई बंद। और अगर यहां पे पाई बंद बनाएगा ना, तो वो जो HSO4- है वो HSO4- इस H+ को ले लेगा। यहां से बन जाएगा आपका S डबल बॉन्ड O, यहां पर O, और यहां से H2SO4 वापिस रवाना। यानी कि H2SO4 यहां पर अम्ल, क्षार, उत्प्रेरक सबका काम कर रहा है। अम्ल का भी काम कर रहा है, क्षार का भी काम कर रहा है, उत्प्रेरक का भी काम कर रहा है। दो H2SO4 लिए, एक अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, दूसरा क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। अम्ल H+ देता है, क्षार H+ लेता है, वहां से पानी निकलेगा, पानी निकलने के बाद ये प्रजाति बनी। और आपको पता है कि जिस तरह से कार्बन सिग्मा बंद ऑक्सीजन और कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन में C डबल बॉन्ड O की ऊर्जा C सिंगल बॉन्ड O से ज्यादा होती है, उसी तरह से S डबल बॉन्ड O की ऊर्जा भी ज्यादा होगी। तो S डबल बॉन्ड O बनेगा, फिर उसके साथ H+ लेगा, लेकिन वो HSO4- उस H+ को लेकर H2SO4 को बाहर निकाल देगा। उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बना है ना, ये है उदासीन इलेक्ट्रोफाइल। क्या यहां पर कोई आवेश है क्या, मुझे देख के बताओ, क्या यहां पर कोई आवेश है क्या, किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। बस यहां पर इतना सा रहेगा कि सल्फर और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता का अंतर है, तो सल्फर कम विद्युत ऋणी होता है तो उस पर Δ+ होगा, ऑक्सीजन पर डेल्टा ऋणायन होगा, दैट्स इट। बाकी यहां पर कोई आवेश नहीं है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल उदासीन है। उदासीन होने की वजह से ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, यानी कि अब की बार हमारी दुल्हन सुंदर नहीं है, अब की बार हमारी दुल्हन सुंदर नहीं है। तो दूल्हा थोड़ा सा बेचैन था कि कैसी निकलेगी दुल्हन, तो दुल्हन उतनी सुंदर नहीं निकलेगी, तो यानी कि दूल्हे को थोड़ा सा आक्रमण करने में दिक्कत होगी। तो ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, थोड़ी धीमी गति से चलेगी, और जितनी आगे चलेगी उतनी ही पीछे आने के पूर्ण रूप से चांसेस हैं, ठीक है। यानी कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेह समूह उदासीन है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक ही आइटम से हम लोग इस इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह को तैयार कर रहे हैं, उसमें भी टाइम लगेगा। बात समझ गए, इसको छापो पहले कि उदासीन इलेक्ट्रोफाइल बना। अब इस पे आक्रमण कराना है बस दूल्हे का, यानी कि बेंजीन का। कैसे बना समझ गए ना, ये अम्ल, ये क्षार, इसने H+ दिया, पानी निकला, और उसके बाद यहां से ये द्विबंध बना, तो यहां द्विबंध बनते OH+ बनता है, HSO4- जो बचा हुआ था उसने H+ को निकाल लिया, H2SO4। क्योंकि यहां पे हमारी दुल्हन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेह समूह है, वो उदासीन है, यानी कैसा है बेटा, दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा है, दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल है, दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेह समूह है ना। पोज करके छाप लेना बस। अब तो आपको आक्रमण कराना है, आओ जरा। ये है हमारा दूल्हा और ये है हमारी दुल्हन। दुल्हन से मिलने की खुशी दूल्हे को जितनी ज्यादा थी, जैसे ही उसे पता चला कि दुल्हन इस प्रकार की है, थोड़ा सा उसका मूड तो खराब हुआ, लेकिन ठीक है, आक्रमण तो करना ही है। यहां से इस तरह से पाइबंद टूट जाएगा, समझ रहे हो। क्या बनेगा, यहां पर वही पाई पाई, यहां H, यहां बन जाएगा SOO और यहां पर धनायन बन जाएगा, है ना, यहां पे धनायन। लेकिन ये अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिस स्पीड से आगे जाएगी उसी स्पीड से पीछे भी जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। समझ रहे हो बात को। फिर दूसरे पद में क्या होता है कि भैया कोई ना कोई क्षार आता है,
और उस H+ को उड़ा के ले जाता है। अब बाहर तो कोई क्षार बचा नहीं, क्योंकि जो बचा था HSO4- वो पहले से ही H+ लेके फ्री हो चुका है। देखो ना, HSO4- था, वो पहले से H+ लेके फ्री हो चुका है। अब यहां पर होता क्या है कि ये जो O- है ये खुद ही इस H+ को लेता है अंदरूनी रूप से। ये जो O- है ये H+ को लेता है अंदरूनी रूप से। O- किसको लेगा दोस्त? इस H+ को लेगा अंदरूनी रूप से। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये यहां पर पाइबंद बना लेंगे, क्योंकि पहला पद ही उत्क्रमणीय है तो हर एक पद उत्क्रमणीय होगा। अगर पहले पद में दिक्कत चल रही है तो हर एक पद में दिक्कत चलेगी ना। तो फाइनली जो उत्पाद बनेगा ना दोस्त, वो क्या बनेगा? यहां बेंजीन आ जाएगी और यहां आ जाएगा तुम्हारा SO3H। अगर बेंजीन में सारे ड्यूटेरियम होते तो यहां H की जगह ड्यूटेरियम होता। ये ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन आता है ना वो अंदर से आता है। इसमें कैसे आया? ऐसे आया, खुद ने आक्रमण करके निकाल लिया उसको। बात समझ में? हर एक पद उत्क्रमणीय होगा, पहला पद धीमा होगा, सारे पद ही धीमे होंगे, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में धीमे और तेज की बात ही नहीं होती। सारे पद धीमे होते, कभी भी रिएक्शन वापस लौट के आ सकती है। हालांकि आपसे इतनी बातें कोई नहीं पूछने वाला, आपको तो क्या करना है, सीधे H हटा के SO3H लगाना है। लेकिन यहां पर रीजन क्या है उत्क्रमणीय होने का? कारण क्या है कि SO3 जो है वो दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है। क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्या इतनी सी बात क्लियर है? हाँ क्लियर है। आगे बढ़े। मैं आपसे कतई नहीं कह रहा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैकेनिज्म से हमें यह पता चला कि यहां अगर सारे डी होते हैं, मतलब C6H6 की जगह ये बेंजीन में ड्यूटेरियम लगे होते हैं, तो यहां हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आता। समझिए आप बात को। लेकिन ठीक है, अब आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। H की जगह आपको SO3H लगाना है, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलीकरण। देखना जरा ध्यान से रिएक्शन क्या होगी। देखो कुछ नहीं है, हर एक में केवल अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह को तैयार कर रहे हैं। अभी सारी पढ़ ले, उसके बाद एक पेज पे पूरी लिख दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा करना क्या है। टेंशन मत लो। ये बेंजीन, इसकी अभिक्रिया, यहां जो आपको अभिकर्मक लेना है वो क्या लेना है, वही तो देखना होता है बस। यहां लेना है आपको एल्काइल हैलाइड और उसके साथ AlX3, वो भी निर्जलीकरण वाला एनहाइड्रस LX3, और हीट ले लेनी है। RX ले लेना है, AlX3 ले लेना है और हीट ले लेनी है। H की जगह आपको क्या लगा हुआ मिल जाएगा, यहां पर H की जगह आपको R मिल जाएगा, संग में आपके HX बन जाएगा, संग में आपके AlX3 बन जाएगा। यानी कि AlX3 यहां पे उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करेगा। और यहां जो H है ना, यहां वाला जो H था वो H की जगह R लग गया, वो H और ये X निकल गए HX के रूप में, AlX3 वैसा का वैसा। समझ गए? ये अभिक्रिया है। सारा खेल किस बात का है कि इस इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह को तैयार करना है बस। ये तैयार होते ही आक्रमण तो वैसे ही होगा जैसे होता आ रहा है। क्लियर है? आओ जरा उसको तैयार करें। आओ हमारी दुल्हन को तैयार करा जाए। यहां पर ये X के पास लोन पेयर है क्या, और ये है हमारा AlX3। एल्यूमिनियम के पास क्या है, रिक्त डी कक्षक है, यानी कि ये होगा आपका लुईस अम्ल और ये होगा आपका लुईस क्षार, लुईस बेस। ये लुईस क्षार इसमें इलेक्ट्रॉन देगा इसके रिक्त कक्षक में, और यहां से क्या बनेगा दोस्त, यहां से बनेगा ये X माइनस तो AlX3 के साथ चल जाएगा, R का इलेक्ट्रॉन लेके भी चल जाएगा, R पे आएगा धनायन और साथ में AlX4 माइनस। अब सबसे बड़ी दिक्कत तैयार हो गई। ये दुल्हन रूप बदलती है भाई साहब, ये दुल्हन रूप बदलती है, क्योंकि यहां जो बना है वो बना है काप धनायन। तो रूप बदलने वाली दुल्हन बनेगी, क्योंकि काप धनायन पुनर्विन्यास कर सकता है, यानी कि एक से ज्यादा उत्पाद भी आ सकते हैं अगर काप धनायन पुनर्विन्यास करेगा। एक बिना पुनर्विन्यास करने वाला, एक पुनर्विन्यास के बाद वाला। हालांकि मुख्य उत्पाद तो जो स्थायी काप धनायन होगा उससे आएगा, यानी कि पुनर्विन्यास के बाद वाला। लेकिन यह दुल्हन रूप बदलती है, यह दुल्हन रूप बदलती है।
R प्लस बना है, समझ ही गए होंगे। पुनर्विन्यास भी संभव है, पुनर्विन्यास संभव है, बात समझ गए, पुनर्विन्यास संभव है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह तैयार हो गया। अब मैं आपको कोई मैकेनिज्म लिख के बताऊंगा कि नहीं, अरे ये लिखा हुआ बेंजीन इस R प्लस पे आक्रमण करेगा, ये बनेगा, वहां R लग जाएगा। मैकेनिज्म लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमें लिखनी पड़ेगी। पहली बात तो यहाँ कार्बन पे धनायन बना है, और कार्बन पे धनायन ठीक ठाक स्थायी होता है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह, वो भी नहीं है, वो भी दुर्बल प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल, ये दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है, ठीक है। हालांकि उदासीन नहीं है। जैसे नाइट्रोजन या हेलोजन पे धनायन होता है, यानी कि अधिक विद्युत ऋणी पे धनायन होता, तो वो तो मतलब समझ लो भयंकर, मतलब तड़प होती है उसको, है ना, भयंकर तड़प होती। लेकिन यहाँ कार्बन पे धनायन है, कार्बन कम विद्युत ऋणी, कम विद्युत ऋणी पे धनायन चलता है, समझ लो, यानी कि ऐसा दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है। पहले इसको छापो कि बहुत सारी बात बतानी है आपको। पहले इसको छापो, फिर बहुत सारी बात बतानी है। सिंपल है ना, कैसे तैयार हुआ वो बताया। और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बना है वो कार्बन वाला बना है, इसलिए पुनर्विन्यास भी संभव है। रूप बदलने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है, यानी कि एक से ज्यादा उत्पाद मिल सकता है। चले आगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कार्ब धनायन है, इसलिए पुनर्विन्यास संभव है, इसलिए पुनर्विन्यास संभव है। एक से अधिक उत्पाद संभव है, किंतु मुख्य उत्पाद अधिक स्थायी कार्ब धनायन द्वारा बनेगा, ठीक है। एक बात यहां पर मैं अगली रिएक्शन और इस रिएक्शन दोनों को कंबाइन करके लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में, अभी एक और अभिक्रिया पढ़ाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में बनने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह दुर्बल होते हैं, जैसे अल्काइलेशन में, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में जो बनता है ना, वो बनता है R प्लस, और अभी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन पढ़ाऊंगा, असाइलेशन में बनेगा RCO प्लस, RC द्विबंध O प्लस, ठीक है। ये दोनों ही दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है। नीचे वाला तो और दुर्बल है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ना, वो बैक बंधन करके और ज्यादा इसकी वाट लगा रहा है और बेकार कर दे रहा है इस इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह को। तो ये कैसे है, ये आपके दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे है, दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल। तो ये लफड़े बहुत हैं यार, यहां लफड़े बहुत है। एक लफड़ा तो वो है कि भैया एक से ज्यादा उत्पाद बन सकता है वहां पे, क्योंकि पुनर्विन्यास संभव है ना। वो सारी बातें तो मैं लिखूंगा। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कौन देगा और कौन नहीं देगा, किस केस में संभव है, किस केस में संभव नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना आप। पहले तो यहां लिखने का तो उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, अगले पेज पे लिखेंगे। इतना लिख लो आप पहले। यहां पे और बातें भी लिख सकते हो आप, कुछ और बातें याद आ गई। अन्य अभिकर्मक और क्या हो सकते हैं, मतलब वो RX और AlX3 लिखा था ना, उसके अलावा और किससे हम R प्लस बना सकते हैं वो बताता हूं। जैसे मान लो आपको अल्कोहल दिया हो और उसकी अभिक्रिया निर्जलीकरण, याद है निर्जलीकरण, H प्लस हीट द्वारा कराई हो, है ना। तो H प्लस हीट से हम कराते थे तो R प्लस बनता था, वहां पे भी पुनर्विन्यास करते थे, तो वहां से भी R प्लस बन सकता है। इसी तरह से मान लो आपको एल्कीन दियो, इस तरह की एल्कीन दियो, और आपको यहां पर मान लीजिए
वही H प्लस दे दिया जाए, HBr दे दिया जाए, इस तरह से दे, तो H प्लस दे दूंगा तो ये एल्कीन इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह पे आक्रमण करेगी, मार्कोनिकोव, याद आ रहा मार्कोनिकोव, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा दोस्त, RCH धनायन, और यहां से भी तो आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बन गया, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह। तो अल्कोहल H प्लस हीट के साथ दे दिया जाए तो वो भी R प्लस बना सकता है, एल्कीन H प्लस के साथ दे दी जाए तो वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बना सकती है, और एल्कीन हैलाइड AlX3 के साथ दे दिया जाए तो वो भी बना सकता है। ये अन्य अभिकर्मक के फिडेल ग्राफ के लिए छाप लो, पोस्ट करके छाप लो यार, ठीक है। अब देखो लफड़ा कहां पे है, सुनो ध्यान से, मैं आपको 3 कंसेप्ट बता रहा हूं यहां पे, ध्यान से सुनना। कंसेप्ट नंबर 1, भाई जितना बढ़िया दूल्हा होगा दुल्हन कैसी भी हो काम चला लेगा। दूल्हा कब बढ़िया होगा, यानी कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व कब ज्यादा होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगे होंगे। भाई न्यूक्लियोफाइल बढ़िया होना चाहिए ना, न्यूक्लियोफाइल। ये बेंजीन है, उसमें अगर मुझे इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाना है तो मुझे उसमें क्या लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे। बात समझ, तो ये क्या बन गया आपका, बढ़िया न्यूक्लियोफाइल बन गया है ना, अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया। कैसा बन गया, या अच्छे की जगह ऐसे लिखो, प्रबल न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये क्या है, प्रबल न्यूक्लियोफाइल, प्रबल न्यूक्लियोफाइल। अब इसकी अभिक्रिया देखो डियर, मैं किस किस से करा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा, है ना। कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत गहरी बातें हैं लेकिन समझ में आएगी। अगर मैं इसकी अभिक्रिया प्रबल इलेक्ट्रोफाइल से करा दूं, प्रबल इलेक्ट्रोफाइल कौन से थे, जैसे NO2 प्लस था, जैसे X प्लस था, है ना, NO2 प्लस था, X प्लस था, वो क्या थे हमारे प्रबल इलेक्ट्रोफाइल थे। NO2 प्लस X प्लस ये हमारे लिए प्रबल इलेक्ट्रोफाइल थे। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी क्या, होगी। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी क्या, होगी। अगर यहां पर मान लो दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल है, दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है, दुर्बल इलेक्ट्रॉन समूह कौन से थे, R प्लस हो गया, अभी बताया, RCO प्लस हो गया, उस केस में भी यहां पर ESR होगी क्या, होगी, बिल्कुल होगी। सुनते रहना, अभी सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना, कहना क्या चाह रहा हूं अभी समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, अब मान लो मैंने बेंजीन पर लगा दिया इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जो उसकी बेइज्जती कर रहा है, बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगाया -M -H -I वाले, ऊपर +M +H +I वाले लगाए, यानी कि ये कैसा हो गया हमारे लिए, अब दुर्बल न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्या हो गया दोस्त, ये हमारे लिए दुर्बल नाभिक स्नेही समूह हो गया, दुर्बल नाभिक स्नेही समूह हो गया। अब वही कहानी यहां पर भी दोहराते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल हमारा प्रबल है, यानी कि X प्लस है या NO2 प्लस है, और हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो दुर्बल है, दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है, जैसे मान लो R प्लस हो गया और RCO प्लस हो गया, तो इस केस में तो ESR हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, लेकिन इस केस में ESR नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब यह है कि प्रबल न्यूक्लियोफाइल प्रबल इलेक्ट्रोफाइल भिड़ लेंगे, बढ़िया दुल्हन बढ़िया दूल्हा, मजा ही आ गया। बढ़िया दूल्हा बेकार दुल्हन चला लेंगे काम, बेकार दूल्हा बढ़िया दुल्हन काम चल जाएगा। किस्मत है, तो ये तो किस्मत है भाई, बेकार दूल्हा प्रबल दुल्हन, बढ़िया दुल्हन, बेकार दूल्हा बेकार दुल्हन नहीं चल पाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों में से कोई ना कोई एक तो प्रबल होना ही चाहिए। अगर दोनों ही दुर्बल टाइप के आ गए तो अभिक्रिया हो ही नहीं पाएगी। बात समझ गए, दोनों अगर दुर्बल टाइप के आ गए, और दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल कौन से, ये वाले दुर्बल नाभिक स्नेही समूह कौन से हैं, जब बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगे हो। तो इसका मतलब दिक्कत कहां पर है, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में दिक्कत है। ना नाइट्रेशन में दिक्कत है, ना हेलोजिनीकरण में दिक्कत है, ना नाइट्रेशन में दिक्कत है, ना हेलोजिनीकरण में दिक्कत है, ना अच्छे न्यूक्लियोफाइल के साथ दिक्कत है। दिक्कत क्या है, बेकार न्यूक्लियोफाइल के साथ और फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन के साथ। कौन देता है कौन नहीं देता, अगले पेज पे बता रहा हूं, उसको छापो, जल्दी छापो। तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि अगर आपके बेंजीन पर मान लो इस तरह के समूह लगे हुए आ जाए, कैसे समूह, जैसे COH आ जाए, NO2 आ जाए,
NR3 प्लस आ जाए, NF3 प्लस आ जाए, NH3 प्लस आ जाए, ठीक है, या NH2 आ जाए, ठीक है, या NHR आ जाए इत्यादि। तो ये ना तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन देते, ना फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन देते। ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन नहीं देंगे। ये सारे के सारे कैसे हैं, यहां से लेकर देखो COH से लेकर NH3 प्लस तक ये प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, लेकिन NH2 तो सर नहीं होता है। NH2 वाला केस समझा रहा हूं कि उसमें क्या हो रहा होगा। एनिलीन के केस में क्या हो रहा होगा उसको समझो आप, ध्यान से समझना दोस्त। ये जो बेंजीन पर NH2 लगाया ना, ये भी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन नहीं देगी। सुनो ध्यान से, RX प्लस AlX3 हीट, यही होता है। अब जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम के जो रिक्त डी कक्षक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर खुद उसमें आक्रमण कर देगा, क्योंकि X का लोन पेयर और नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा बढ़िया लुईस चार कौन होगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर कम विद्युत ऋणी है, हेलोजन का लोन पेयर ज्यादा विद्युत ऋणी है। तो जल्दी से कौन आक्रमण करेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर खुद आक्रमण कर देगा। जैसे ही आक्रमण करेगा ये किस में बदल जाएगा? NH2 AlX3 माइनस और NH2 प्लस। क्या ये इस कैटेगरी में चल गया NH3 प्लस वाली कैटेगरी में? यानी कि ये क्या प्रबल माइनस आई समूह बन गया। रिस्क ले रहा हूं, देखो मैं थोड़ी सी रिस्क ले रहा हूं। क्या ये प्रबल माइनस आई समूह बन गया? और अगर ये प्रबल माइनस आई समूह बन गया तो ये दुर्बल न्यूक्लियोफाइल बन गया, और अगर ये दुर्बल न्यूक्लियोफाइल बन गया तो ना फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन संभव है, ना फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन संभव है। ना तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन होगी, ना फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन होगी, दोनों ही नहीं होगी। तो एनिलीन नहीं देता, और कौन नहीं देते वो सब मैंने इकट्ठे करके लिख दिए, है ना, सब इकट्ठे करके लिख दिए कौन कौन नहीं देता है। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन कौन कौन नहीं देता। ठीक है, बात समझ गए? थोड़ी सी रिस्क ली है, मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए। ये क्यों नहीं दे रहे, ये यहां तक के एटम क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, बेकार न्यूक्लियोफाइल बेकार इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगी। वो दोनों क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि उनके साथ ये हादसा हो गया। जाना तो एक्स का लोन पेयर चाहता था, लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर खुद ही आक्रमण कर देगा, बेकार यहां पर वो बन गया, मतलब प्रबल माइनस आई समूह बेकार न्यूक्लियोफाइल। और फिर यहां से R प्लस तैयार है, दुल्हन ही तैयार नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिससे तैयार होनी थी वो तो फ्री हो लिया, उसके साथ धोखा मिल गया, धोखा। दुल्हन तैयार ही नहीं है, कैसे होगी? तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन नहीं हो पाती एनिलीन के लिए। किसके लिए? एनिलीन के लिए। हालांकि ये प्लस एम है, ये प्लस एम है, फिर भी नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? रीजन बता दिया। थोड़ी सी रिस्क लिए, ध्यान रखना भाई। एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन नहीं देते। थोड़ा सा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में काफी सारे पॉइंट है, सुनते चलो। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में दिक्कत क्या थी? पहले तो रूप बदलने वाला इलेक्ट्रोफाइल बना, जो कार्बोनाइल पुनर्विन्यास कर सकता है, एक से ज्यादा अधिक उत्पाद बन सकते हैं, वो वाली बात। दूसरी बात, कौन कौन नहीं दे सकता वो बताया मैंने आपको। जो प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है वो नहीं दे सकते। एनिलीन अच्छा था, लेकिन वो भी किस में बदल गया? प्रबल माइनस आई समूह में बदल गया, इसलिए वो भी नहीं दे पा रहा है। ठीक है, ये दिक्कत दोनों के साथ है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन। एसी का मतलब एसाइलेशन है ना, अभी बताऊंगा असाइलेशन इसके बाद, है ना, सुनते चलो अभी। तो इसके अलावा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की कुछ और सीमाएं भी हैं। देखो पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे, नहीं तो मतलब क्या है। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की सीमाएं, लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, भी ऊपर बताया ना, कॉन्सेप्ट 1, 2 और एनिलीन वाला केस। एक तो यहां पर क्या हो जाता है? पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, देखना भी। पुनर्विन्यास इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बेंजीन दे रखी है और उसके साथ इस तरह का आपको वो दे दिया, वो क्या? एल्किल हैलाइड, और इसकी अभिक्रिया आपको AlX3 हीट के साथ करानी है। तो जो उत्पाद बनेगा वो क्या क्या बन सकता है, देखना जरा ध्यान से। जब आप यहां से तैयार करोगे दुल्हन को, तो वो दुल्हन ऐसी बनेगी, लेकिन यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है दोस्त? 2। अरे देखो ना भाई, इस कार्बन के लिए ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। यहां से आप क्या करोगे दोस्त? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे। क्या कराओगे? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे। और जैसे ही 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, ये कार्बोनाइल और बेहतरीन बन गया, दुल्हन ने अपना रूप बदल लिया।
क्योंकि कार्बोनायन है इसलिए दुल्हन अपना रूप बदल सकती है। अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गए। अब ये ज्यादा बढ़िया दुल्हन है कि ये दुल्हन, तो ये बढ़िया है, ये ज्यादा स्थायी दुल्हन है। तो यहां से बेटा दो प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं। एक उत्पाद तो ये बन सकता है और एक उत्पाद ये बन सकता है। बात समझ रहे हो? एक उत्पाद ये, एक उत्पाद ये, लेकिन मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा? ये बनेगा। बनाने चले थे ये, बन गया ये, बनाने चले थे ये, बन गया ये। तो ये लिमिटेशन हुई कि नहीं हुई? ये सीमा हुई कि नहीं? हमें एक उत्पाद बनाना था, वो तो नहीं बन रहा, दूसरा बन रहा है, तो लब्धि घट जाएगी क्या? क्वांटिटी घट जाएगी क्या? पैसे खराब हो रहे हैं नहीं हो रहे? पैसे खराब हो रहे हैं हमारे। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन देखो आप, दूसरी लिमिटेशन है इसकी बहुलकीकरण। बहुलकीकरण, बहुलकीकरण कैसी लिमिटेशन है देखना जरा। बहुलकीकरण क्या पिक्चर है देखो जरा, ध्यान से देखना इधर देखो। जैसे मान लो आपने बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराई, किसकी अभिक्रिया? मान लो CH3Cl ले लिया और AlCl3 ले लिया और हीट ले लिया, इस तरह से। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बनेगा ना, वो क्या बनेगा? CH3+ बनेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बनेगा, बोलो CH3+। अरे ये क्लोरीन AlCl4- CH3+ बनेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा? H की जगह CH3 लग जाएगा, इस तरह से। क्या लग जाएगा? H की जगह CH3 लग जाएगा। अब ये एक बर्तन में दोनों अभिक्रिया, मतलब ये अभिक्रिया जो है एक बर्तन में चल रही है। जैसे ही इसका 50% मामला ये बन जाएगा, जैसे ही इसका 50% इसमें बदल जाएगा। अब है तो एक ही डब्बे में, अब इस CH3+ को आक्रमण करना है। इसको थोड़ी ना पता है कि मुझे इसी पे आक्रमण करना है बार बार। ये कहां आक्रमण करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा मिलेगा। मिथाइल का लग रहा है +H। अब इस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है या इस टोलुइन में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है? इस टोलुइन में ज्यादा है। जैसे 50% बनेगा ना, ये CH3+ इसका साथ छोड़ के इस पे आक्रमण करने लगेगा। भाई उसको थोड़ी ना पता, उसमें थोड़ी ना है वो, मतलब भावनाएं थोड़ी ना है उसमें कि मेरे को इससे, मतलब हमारी दूल्हा इस दूल्हे को छोड़ के भाग जाएगी जैसे अमीर आदमी दिखेगा उसको। दुल्हन बेकार है बहुत, समझ रहे हो? दुल्हन इस दूल्हे को छोड़ के भाग जाएगी जैसे ही उसको दिखेगा कि सामने वाले के पास तो ज्यादा रुपया, ज्यादा माल। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो दुल्हन है, अब क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला है, तो इस पे आक्रमण करेगी। और आपको मैंने बताया भी था कि जितने भी +M +H +I वाले होते हैं वो ऑर्थो पैरा निर्देशित होते हैं, और जो -M -H होते हैं वो मेटा निर्देशित होते हैं। तो यहां से क्या उत्पाद बनेगा दोस्त? 2 मेथिल ऐसे भी जुड़ सकते हैं और 2 मेथिल ऐसे भी जुड़ सकते हैं। समझना बात को, भी बात खत्म नहीं है मेरी, सुनते रहना। जैसे ही इसका 50% इसमें बदलेगा, अब 2 मेथिल या 2 मेथिल लगे हैं तो और ज्यादा +H लगेगा, बेंजीन में और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, फिर हमारी दुल्हन भागेगी, फिर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, फिर दुल्हन भागेगी, फिर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। तो अब इस पे आक्रमण होगा CH3+ का, तो दुल्हन यहां ऑर्थो पे जुड़ जाएगी, पैरा पैरा इसके ऑर्थो पे जुड़ जाएगी। मतलब समझ रहे हो आप? बहुत ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? इस प्रकार का उत्पाद भी आपको देखने को मिलेगा एक दिन। मतलब दुल्हन का चरित्र सही ना है, जैसे ही अमीर देखती है लौंडा निकल लेती है, समझ रहे हो? तो पहले ये बना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन धनी ज्यादा था, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा था, तो दुल्हन को पता नहीं था कहां आक्रमण करना है, उसने इस पे करना चालू किया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। फिर देखा कि इसमें और ज्यादा है, जैसे इसका 50% इसमें बदला। तो हम बनाने तो ये चले थे, लेकिन बन गए इतने सारे। तो ये बेकार मामला हुआ कि नहीं हुआ? फर्जीवाड़ा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन एक फर्जी अभिक्रिया है, किसी काम की अभिक्रिया नहीं है। क्लियर है क्या? बनाने चलते हैं, एक उत्पाद बन जाते हैं इतने। ऊपर वाले में देख लो, वहां शक्लें बदल रही है, यहां तो दूल्हे बदल गए, समझ रहे हो? वहां तो शकल ही बदल रही थी दुल्हन अपनी, यहां तो दूल्हे बदल लेती है, समझ गए? तो ये आपकी फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन थी, छाप लो फटाफट। इन सारी कमियों को हम फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन से दूर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो कार्बोनायन बनेगा वो पुनर्विन्यास नहीं करेगा और ये सारी दिक्कत खत्म भी हो जाएगी। देखते हैं कैसे। फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन तो पढ़ लो पहले।
आराम से तसल्ली से देखना वीडियो को, है ना, तसल्ली से देखना, बहुत सिंपल है, केवल H की जगह R लगाना है ना। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में बस एक ही दिक्कत है, वो है पुनर्विन्यास वाली, एक से ज्यादा उत्पाद बन सकते हैं, मुख्य कौन सा बनेगा वो बता दिया आपको, तसल्ली से देखना बस, है ना। नेक्स्ट है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलीकरण, एसिलीकरण लिख लो, असाइलीकरण, एसिलीकरण, जिसको अंग्रेजी में फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कहते हैं। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण क्या होता है, इधर देखो ध्यान से, वही बेंजीन के साथ अभिक्रिया है, H हटाना है, इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? RCOX AlX3, वही निर्जलीकरण वाला एनहाइड्रस वाला, हीट के साथ। यहां पर क्या बन जाएगा दोस्त? यहां पर H की जगह COR आ जाएगा। क्या आ जाएगा? COR आ जाएगा, H की जगह COR आ जाएगा। अब सारा खेल किस बात का है? मैकेनिज्म का ही तो है, और तो समझिए ना, और तो HX आ जाएगा और AlX3 आ जाएगा वापस, वो तो आ ही जाता है, वो तो आपको बताइए। हमें तैयार करनी है हमारी दुल्हन। आओ जरा, हमारी दुल्हन कैसे तैयार होगी वो बता देता हूं। RCOX है, AlX3 है, और एल्यूमिनियम के पास अभी भी रिक्त डी कक्षक है, वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेगी, और यहां से RCO धनायन प्लस AlX4 माइनस बनेगा, और ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह, जिसको बोलते हैं असाइलियम कैटायन, असाइलियम आयन या असाइलियम कैटायन बोलते हैं, है ना, असाइलियम आयन, असाइलियम कैटायन, RCO प्लस। अब ये जो काव्यनयन बना है ये पुनर्विन्यास नहीं करेगा, क्योंकि इससे बेहतरीन काव्यनयन बन ही नहीं सकता। ये है आपका बैक बंधन स्थायी काव्यनयन, ये देख रहे हो आप, बैक बंधन स्थायी काव्यनयन। और बैक बंधन स्थायी होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जो है वो दुर्बल क्वालिटी, कैसा है? दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल है, दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल है। पुनर्विन्यास नहीं होगा, पुनर्विन्यास नहीं होगा, क्योंकि बैक बंधन स्थायी है, बैक बंधन स्थायी है, इससे बेहतरीन स्थायी उसको मिलेगा ही नहीं। बैक बंधन स्थायी है, इसलिए पुनर्विन्यास नहीं होगा। याद करो, जब मैंने आपको पुनर्विन्यास सिखाया था तब मैंने बताया था बैक बंधन की वजह से तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगाना पड़ गया था, तो यहां ऑक्सीजन का पीछे से सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए काव्यनयन कभी भी पुनर्विन्यास नहीं करेगा। लेकिन ये दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसकी भूख तो वही शांत हो गई, तो इसलिए कैसी प्रजाति है? दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल वाली प्रजाति है। बस बाकी तो आपको बताइए, बेंजीन इस पे आक्रमण करेगा और फिर वो COR में तब्दील हो जाएगा। मैकेनिज्म लिखने की आवश्यकता है नहीं, मेन तो यही था कि कैसे आया, मेन तो यही था कि कैसे आया। अब यहां पर वो सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी जो फ्रीडल क्राफ्ट की सीमाएं थी। देखो, एक तो दिक्कत वही खत्म होगी, पुनर्विन्यास नहीं है, पुनर्विन्यास नहीं है तो एक दिक्कत तो वही खत्म हो गई। दूसरी दिक्कत जो बहुलकीकरण वाली थी वो भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। पता है कैसे? यहीं पे बता दूं क्या? अगले पेज पे बता दूंगा ना, पहले इसको छाप लो। या पहले इसमें ये लिख लो, चलो। इस अभिक्रिया से फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। इस अभिक्रिया से फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, बहुलकीकरण वाली, पुनर्विन्यास वाली, है ना, वो सारी दिक्कत खत्म हो जाती है। अब देखो, यहां बहुलकीकरण क्यों नहीं हो सकता?
जैसे मान लो आपने बेंजीन लिया, उस पर बेंजीन लिया और उस पर फिडल ग्राफ वो करा रहे हो, RCOX प्लस AlX3 हीट, तो यहां क्या बनेगा, COR बनेगा। और भाई मेरे सुनना भाई, ओ भाई मेरे, COR का कौन सा प्रभाव होता है, -m। अरे भैया ये तो खींचेगा तो बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, तो बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो बार बार इसी बेंजीन पे तो आक्रमण होगा दोस्त। वहां क्या हो रहा था कि ये CH3 लगने से +H बढ़ रहा था, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा था, इसलिए इस पे आक्रमण करा, दुल्हन का मन भटका और इस पे आक्रमण करने लगी। लेकिन यहां तो दूल्हा और बेकार हो गया ना भाई, ये तो -m लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया तो बार बार आक्रमण इसी पे होगा, ठीक है, -m, इसलिए बहुलकीकरण नहीं हो पाएगा, बहुलकीकरण नहीं होगा, पुनर्विन्यास भी नहीं होगा, बहुलकीकरण भी नहीं होगा। बात क्लियर है, बोलो बात क्लियर है। फिडल ग्राफ एसाइलेशन की दो सीमाएं हैं, एक सीमा तो ये रही, ये यहां लिखा था कौन कौन फिडल ग्राफ एसाइलेशन नहीं देगा, एक तो एनिलीन नहीं देगा और ये जो आइटम लगे होंगे तब नहीं देगा, क्योंकि ये भी दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल है, और अगर दुर्बल नाभिक स्नेही समूह आ गया, मतलब इस पे बेकार सकल वाला आ गया तो नहीं देगा। एक सीमा तो यही बता दी थी। एक और यहां पर सीमा है कि जब यहां पर आपको इसके साथ अभिक्रिया करा के दी जाए, बहुत ध्यान से सुनना, एकमात्र एग्जांपल है, एकमात्र एग्जांपल जिसमें लफड़ा है, COCl प्लस AlCl3 और यहां हीट, तो बनना क्या चाहिए दोस्त, CO, ये बनना चाहिए भाई, यहां से ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ना, अगर मैं यहां से इलेक्ट्रोफाइल बनाऊंगा तो ये बनेगा, बोलो ये वाला धनायन बनेगा, लेकिन ये उत्पाद नहीं बनता, काट दो इसको, ये उत्पाद नहीं बनता, तो फिर क्या बनता है, सुनना जरा ध्यान से, ये जो है ये इसमें तब्दील हो जाता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकाल देता है, ये बन गया नो अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्ब धनायन, जो एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा स्थायी है, अत्यधिक स्थायी कार्ब धनायन है, अत्यधिक स्थायी कार्ब धनायन है, नो अल्फा हाइड्रोजन वाला। बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इस पॉइंट को, ये थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह इस पे आक्रमण करेगा और जो उत्पाद बनेगा दोस्त वो बनेगा ये नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। बात समझ गए? ये थोड़ा सा याद करने वाला पॉइंट है, प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये वाला केस एक्सेप्शन है बस, है ना, बाकी वो बहुलकीकरण पुनर्विन्यास वाली केसेस सब फर्जी। यहां बहुलकीकरण नहीं होगा क्यों, क्योंकि -m लग रहा है, पुनर्विन्यास नहीं होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह पहले से स्थायी है। बस यहां लफड़ा था, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बस समझ गए, यहां थोड़ा सा लफड़ा था, वो ध्यान रखना पड़ेगा। आप आज टाइम मत देखना, मेरे को आपको PYQ भी कराने हैं, थोड़ा सा लेक्चर लंबा रहेगा, कल मैंने आपकी क्लास नहीं ली थी तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना। आज के लिए बोल रहा हूं, भले आप 2 टुकड़ों में देख लेना भाई, भले आप 2 टुकड़ों में देख लेना, लेकिन आज का लेक्चर मुझे इसको खत्म करना है, ठीक है ना। बात समझ गए क्या? छाप लो। क्लियर है? अब इन सबको खत्म करते हैं। क्या किया अपन ने? देखो कुछ नहीं किया, ये बेंजीन ली थी भाई, सॉरी, अपन ने ये बेंजीन ली थी। अब वो सारी जितनी पड़ी ना, अपन ने जितना माल मसाला पड़ा, अभी खत्म कर रहा हूं। देखो 1 2 3 4 5, एक अपन ने क्या पड़ा दोस्त, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 हीट पड़ा, यहां हाइड्रोजन था, है ना। एक अपन ने पड़ा X2 प्लस AlX3 हीट पड़ा। एक अपन ने क्या पड़ा बताओ, सांद्र H2SO4 पड़ा, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट। एक पड़ा अपन ने अल्कील हैलाइड प्लस AlX3 हीट। एक पड़ा अपन ने RCOX
प्लस AlX3 हीट। कुल मिला के 5 अभिक्रिया पड़ी है। केवल और केवल दुल्हन का फर्क था। सभी में उत्पाद बना के बता रहा हूं मैं। यहां जो उत्पाद बनता है H की जगह पे क्या बनता है दोस्त, H की जगह पे यहां पर NO2 आ जाएगा। यहां H की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्त, हेलोजन आ जाएगा। यहां H की जगह पे दोस्त क्या आ जाएगा, SO3H आ जाएगा। और यहां पर दोस्त H की जगह पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। यहां पर दोस्त क्या आ जाएगा, COR आ जाएगा। किसकी जगह पे आ जाएगा दोस्त, इस H के स्थान पर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। खत्म करो ना यार, खत्म हो गया आपका पूरा। एक बज्जी में देख लो आप, एक ही बार में। ये जितने पे डब्बा बनाया ये सब क्या थी, आपकी दुल्हन, ये आपका दूल्हा था। खत्म हो गया केस। ऐसे करना होता है रिवीजन, ऐसे करना होता है रिवीजन, समझिए। ठीक है, पोस्ट करके छाप लो फटाफट। एक माय डियर मैंने आपको बात बताई थी, याद करो आपकी, अगर बेंजीन पर कोई G समूह लगा हो जो -M -H -I है, +M +H +I हो, तो मैंने आपको बताया था सारे +M सारे +H है ना, सारे +M सारे +H। ध्यान आ रहा होगा आप। ऑर्थो पैरा निर्देशित होते थे। कैसे होते थे, ऑर्थो पैरा निर्देशित होते थे। कैसे होते थे, ऑर्थो पैरा निर्देशित होते थे। और आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह को कहां पे, ऑर्थो पैरा निर्देशित कर रहे, मतलब सक्रिय होते थे, ऑर्थो पैरा निर्देशित होते थे। तो इस G समूह के सापेक्ष में इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कहां जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या कहां जुड़ेगा दोस्त, पैरा पे जुड़ेगा। या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। अगर मान लो आपका ये जो G समूह है ये क्या है, सारे -M सारे -H। अब वो सब बता चुका हूं कौन -M -H होता है। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां निर्देशित करते थे, मैंने बहुत चौड़ में बताया था। GOC के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए माय डियर, मेटा पे निर्देशित करते हैं। कहां निर्देशित करते हैं, मेटा पे निर्देशित करते हैं। और एक हेलोजन वाला केस बताया था मैंने आपको, याद करो, हेलोजन वाला केस याद है आपको। हेलोजन का -I जो होता है, हेलोजन का -I जो होता है वो +M से ज्यादा होता है। उसके बावजूद भी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आता है दोस्त, उसके बावजूद भी कहां पे आता है, इसके ऑर्थो पे और इसके पैरा पे आता है। बात समझ गए, इसके ऑर्थो पे इसके पैरा पे। ये 3 केस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब यहां इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह क्या है, जैसे नाइट्रेशन कर रहे हो और मान लो यहां OH लगा है, यहां OH लगा है, वो +M वाला है, तो उसके सापेक्ष में कहां लगेगा, NO2 यहां और यहां लग जाएगा। समझ रहे बात को। मान लो CH3 लगा है, तो वो +H वाला है, +H है तो कहां लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा। जैसे -M की बात करें, जैसे मान लो NO2 लगा है, NO2 लगा है तो उसके केस में NO2+ कहां लगेगा, मेटा पे लगेगा। ठीक है, मान लो NR3+ लगा है, NR3+, तो NO2 कहां लगेगा, मेटा पे लगेगा, है ना। मान लो हेलोजन है तो कहां लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। कहने का मतलब यह है कि जो +M +H वाले समूह उनके सापेक्ष में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां लगता है, ऑर्थो पैरा पे। -M -H वाले के सापेक्ष में कहां लगता है, मेटा पे। और हेलोजन के सापेक्ष में ऑर्थो पैरा पे। ये मैं आपको GOC में पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ा चुका, बता दो भाई, झूठ बोल रहा हूं तो बता दो। GOC में पढ़ा दिया था मैंने, है ना, GOC में पढ़ा दिया था। इसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, है ना, कहां निर्देशित होता है आने वाला इलेक्ट्रोफाइल। यहां तक पहले नोट कर लो एक बार। हाँ भाई, अच्छा चलो, मैंने एक चीज और डिसाइड करी है, ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करते हैं, ठीक है। जो इसके PYQ हैं और इन पूरे मतलब जितना भी मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया उसके ऊपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपन एक संडे को
एक्स्ट्रा सेशन रख लेंगे। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, देखो मेरे लिए क्या, मेरा क्या फर्क पड़ रहा है। संडे को एक एक्स्ट्रा सेशन रख लेंगे आधे पौना घंटा का, 1 घंटा मान लो खींच के, उसमें अपन बढ़िया से इसके सारे PYQ करेंगे और खूब सारे A से B, B से C, C से D वाले सवाल करेंगे। तब तक आप रिवीजन भी कर लोगे इसका पूरा, है ना। हालांकि कल से मैं नया चैप्टर ही चालू करूंगा, हेलो एल्केन हेलो एरे, लेकिन संडे को अपन इसका एक्स्ट्रा वो रख लेंगे 1 आध घंटे का, समझ गए आप, ठीक है। क्योंकि अभी ज्यादा देखो फिर उड़ा दूंगा, फिर मजा नहीं आएगा यार, उड़ाने में मुझे मजा नहीं आता यार, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा दिमाग में यही सोच रहा था कि क्या करूं, उड़ाऊंगा नहीं है यार, समझ रहे हो ना, पढ़ाऊंगा यार, मजा नहीं आता ऐसे खेलने में यार, समझ रहे हो। तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में है, अगर -M-H है तो मेटा पे आएगा, +M+H है तो ऑर्थोपेरा पे आएगा, और हेलोजन के केस में कहां आएगा, ऑर्थोपेरा पे आएगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं, काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है। उचित उत्पाद बनाएं, सारा खेल तो प्रैक्टिस का ही है। करना जरा, आपको मुख्य उत्पाद बनाना है ना, उचित भी नहीं, मुख्य उत्पाद बनाओ। मुख्य उत्पाद बताए, मुख्य उत्पाद बताए। फटाफट फटाफट कर लो बस। पहले इतने करते हैं फिर और करेंगे, क्योंकि सारा खेल तो क्वेश्चन का ही। पहले इतने करते हैं फिर और करेंगे। देखो मैं आपको कंटेंट पूरा देना चाह रहा हूं, आप समझ सकते होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो। देखो मुझे मजा थोड़ा ना आ रहा है यार, है जो बता रहा हूं आपको, जो जो सच्चाई है वो बता रहा हूं, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। पोज करके ट्राई करो आप, बस पोज करके ट्राई करो। पोज का बटन दबाओ, हटाओ। आपने क्या किया होगा, यहां से इसको हटाया होगा, धनायन यहां बनाया होगा, ये इस पे आक्रमण करेगी तो यहां से क्या जुड़ जाएगा, H की जगह पर CH2 CH3 आ जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगी, सही है। यहां से हटाया होगा, यहां जो इलेक्ट्रॉन स्नेह समूह बनाया होगा ये बनाया होगा, बेंजीन पर H की जगह इसको लगा दिया होगा, इसको बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं, क्यूमीन। क्यूमीन नाम होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यहां से इसको हटाया होगा, धनायन ये बनाया होगा, लेकिन यहां पर 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट भी लगा लिया होगा आपने, समझदार हो आप। 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट, क्योंकि इससे ज्यादा बेहतरीन काप धनायन में बदल सकता है ना, ये वाला काप धनायन बन सकता है। तो यहां से जो उत्पाद बनेगा दोस्त वो ये वाला बनेगा, समझ गया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप घर के लिए होमवर्क, अरे घर का ही तो है, घर का ही तो है। अभी आप घर पे बैठे हो, कर लो, है ना। ये लास्ट क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, इसके बाद थोड़े से और दूंगा, ठीक है। यहां से धनायन बनाओगे, असाइलम वाला धनायन बना है तो यहां से ये COPH आ जाएगा, इस तरह से COPH। ये तो पुनर्विन्यास भी नहीं कर सकता ना। कितना आसान है, समझ रहे हो आप, कितना आसान है, देख रहे हो, सिंपल सा है। फिर यहां से पाइबंद इस H+ पे आक्रमण करेगा, जिससे बनने वाली काप धनायन जो है वो मार्कोनिकोव के अनुसार बनेगा। मार्कोनिकोव का मतलब, एक तो आप समझो, मार्कोनिकोव का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, स्थायी काप धनायन बनाना। वो हटाओ, ज्यादा हाइड्रोजन वाइड्रोजन वो हटाओ। मेरे लिए मार्कोनिकोव नियम क्या है, स्थायी काप धनायन बनाना, स्थायी काप धनायन बना लिया।
बस इसको जोड़ना है, मेरे पास दुल्हन तैयार हो गई, दुल्हन को दूल्हे से मिलवा दिया। ठीक है, अब ये देखो यहां पर ये एल्कीन है, ये H+ पे आक्रमण करेगी और इस तरह से आक्रमण करेगी कि जिससे बनने वाला हमारा कार्बोनाइन जो है वो स्थायी बने। यहां बन जाएगा 1 2 3 4, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, अंदरूनी रूप से आक्रमण होगा, अंदरूनी रूप से आक्रमण होगा। ये वाला जो यहां पाइबंद होगा ना वो इस पे आक्रमण करेगा। 1 2 3 4 5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 कार्बन की यहां पे वलय बन जाएगी इस तरह से। भाई हमें तो इलेक्ट्रॉन स्नेह समूह से मतलब है, अंदर हो चाहे बाहर हो, अंदर से आक्रमण करा देंगे, बाहर से होता तो यहीं से तो आक्रमण कराते हैं, यहां से करा दिया ना। क्या बनेगी देखना जरा ध्यान से। बेंजीन तो पहले से थी, उसमें 5 सदस्य की वलय बन गई और ये वाला कार्बन जब इससे मिलेगा तो इस कार्बन पे एक मेथिल भी लगा है, ये रहा, है ना। अंदरूनी रूप से आक्रमण हो गया आपकी बार। क्लियर है? पोस्ट करके छाप लो फटाफट, फिर और क्वेश्चन दे रहा हूं। इसकी अभिक्रिया वही AlCl3 हीट के साथ। बेंजीन एक इक्विवेलेंट दे रखी है और आपको यहां पर दे रखा है CHCl3 AlCl3 हीट, और इसी में अगर आपको बेंजीन अधिक्य में दे दी जाए और दे दिया जाए CHCl3 AlCl3 हीट, क्या बनेगा बताओ। बेंजीन एक इक्विवेलेंट दे रखी है ClCOCl, बेंजीन अधिक्य में दे रखी है एक्सेस में, और यहां पर ClCOCl, क्या बनेगा बताओ। आराम से तसल्ली से सोचना, 5 क्वेश्चन है, 10 से 12 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में, पहली बार में टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोलता हूं आपको पोस्ट करके आराम से समय लेके सॉल्व करा करो। पोस्ट का बटन दबाओ, हटा लो। देखो देखो इधर देखो, यहां से इस Cl को निकालो क्योंकि एल्यूमिनियम, समझ रहे हो ना, ये लुईस अम्ल लुईस क्षार, यहां से धनायन बन जाएगा। क्या सिचुएशन बनेगी देखो जरा, क्या सिचुएशन कुछ इस प्रकार की बनेगी, यहां धनायन आ जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 हो गए यार, एक कार्बन ज्यादा हो गया। एक काम करो माय डियर, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लो, एक कार्बन कम का बनाओ, एक कार्बन कम का बनाओ। अब सही है, एक कार्बन कम का बना लो भाई, हो जाती है यार, ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर। यहां पे धनायन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की वलय बन गई। ये वाला यहां पर आक्रमण करेगा तो जो उत्पाद बनेगा वो कैसा बनेगा, बेंजीन, और यहां से 6 कार्बन की इस तरह से वलय बन जाएगी और 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बन जाएगी और यहां C द्विबंध ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी कि अंतरान्विक वाला आक्रमण हुआ है ना इस असाइलम धनायन। अब मान लो बेंजीन आपको एक इक्विवेलेंट दे रखा हो, CHCl3 दे रखा हो, तो हमें तो एक क्लोरीन निकाल के यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह तैयार कर लेना है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बन गया, तो यहां से जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन CH, और यहां से 2 क्लोरीन आ जाएंगे उस पर, इस तरह से 2 क्लोरीन आ जाएंगे, समझ गए, इस तरह से 2 क्लोरीन आ जाएंगे। अगर मान लो आपको अधिक्य में दे रखा हो तो भाई यहां तक तो पहुंच ही गए आप, एक बार तो यहां तक पहुंच ही गए। अब क्या होगा दोस्त, अब क्या होगा, यहां से जब आप AlCl3 से इसको वापस से खेलोगे
तो यहां आपका इलेक्ट्रोफाइल फिर से बनेगा और वो इलेक्ट्रोफाइल कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये क्या करेगा, बेंजीन पर फिर से आक्रमण करेगा क्योंकि बेंजीन अधिक्य में दिए। तो एक पीएच लगा हुआ है, एक और पीएच लग जाएगा, यानी कि पीएच हाइड्रोजन और क्लोरीन। अभी भी एक क्लोरीन लगा हुआ है, अभी भी एक क्लोरीन लगा, मतलब जितने क्लोरीन लगे हैं वो सारे क्लोरीन किससे रिप्लेस हो जाएंगे, वो सारे क्लोरीन किससे प्रतिस्थापित हो जाएंगे, बेंजीन से। तो जो आपका फाइनल उत्पाद बनेगा वो ये बनेगा, 3 पीएच आ जाएंगे यहां पर, जितने क्लोरीन उतने पीएच। अगर मान लो 2 ही क्लोरीन दिए होते तो 2 पीएच आ जाते। कब, जब बेंजीन अधिक्य में दिया हो। पहले बेंजीन का आक्रमण कराया, पहले तो ये CHCl2 धनायन में बदला, वो इस पे जुड़ गया। अभी भी इस पे क्लोरीन है, बेंजीन अधिक्य में दिया हुआ है, AlCl3 के साथ वापस से ये इस धनायन में बदल सकता है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेह समूह। फिर ये पूरा का पूरा बेंजीन पर आक्रमण करेगा, तो मतलब हाइड्रोजन की जगह ये जो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की जगह ये पूरा समूह लग जाएगा, फिर वापस तो ये बन जाएगा, अधिक्य में दिया। उसी तरह से यहां पर देखो, यहां पर ये क्लोरीन हटेगा, है ना। आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया हो तो पोज करके सॉल्व कर लेना प्लीज, है ना, पोज करके कर लेना। एक इक्विवेलेंट दिया है तो ये जुड़ जाएगा बेंजीन पर, बस ये COCl जुड़ जाएगा। लेकिन अभी भी इसके पास एक क्लोरीन है, ये फिर से इलेक्ट्रॉन स्नेह समूह में बदल सकता है, लेकिन बेंजीन एक ही इक्विवेलेंट दे रखी है। अगर बेंजीन अधिक्य में दे रखी होती तो ये Cl भी हट जाता, एक और बेंजीन लग जाती। अगला केस दे रखा है, पहले तो ये बनेगी, बताओ अगले केस में ये बनेगा क्या, कि ये बेंजीन और ये CO और यहां पर एक और बेंजीन, जितने Cl उसकी जगह पे बेंजीन आ जाएगी क्योंकि अधिक्य में है, समझ गए आप। जितने Cl अगर बेंजीन अधिक्य में रखी है तो उसकी जगह पीएच आ जाएंगे। एक इक्विवेलेंट तो एक Cl हटा के बेंजीन लगा लो। बात समझ गए क्या, क्या मेरी बात समझ गए आप, क्लियर है। तो आज अपन इतना ही पढ़ लेते हैं, है ना, आज अपन इतना ही पढ़ लेते हैं। जो भी बचा कुचा है मैं आपको एक संडे को आधे 1 घंटे का सेशन दूंगा, जिसमें आपका पूरा PYQ वगैरह और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा। इतनी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप समझ ही सकते हो। मतलब मैं कंटेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, आप भी समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। बात क्लियर है क्या, क्या आप इतना सा अपना साथ दे सकते हो क्या? बिल्कुल आपके लिए कर रहा हूं। देखो मेरे क्या जा रहा है, मैं चीजें उड़ा भी सकता था, नहीं कराता मैं क्वेश्चन आपको, समझ रहे हो, समझ गए बात को, समझ गए। बस इतना रिवाइज करके आना, है ना, अलाउ है। चलो ठीक है, आप भी कहोगे क्या मजा लेते हो यार गुरुजी यार, इधर को PYQ लेके आया था मैं, लेकिन समय ना आया यार अब, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था, बाकी जो बचा कुचा है वो मैं आपको पक्का संडे को प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ताकि देखो जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को, है ना। दुर्घटना से देर भली, सुना ही होगा ना आपने, दुर्घटना से देर भली। हाँ सुनना जरा ध्यान से, अब इतनी लंबी क्लास आपने ली है तो आपके लिए कुछ बनता ही है। एक जोक सुना देते हैं अपने को, तो जोक ही सुनाना आता भाई, ठीक है, सुनना। पता है आजकल है ना, लड़के लोग जो है ना, वो जैसे शादी करने के लिए जाते हैं तो वो ज्यादा है ना लड़की की शक्ल देखते, सूरत देखते, सीरत नहीं देखते, है ना। मतलब ये दिक्कत हो रखी है ना। चमक दमक मत देखो भाई, चमक दमक मत देखो, है ना। सीरत देखनी चाहिए, नियत देखनी चाहिए इंसान की, ठीक है। तो उसी के ऊपर जोक है। जो लड़के सीरत से ज्यादा सूरत पे मरते हैं, जो लड़के सीरत से ज्यादा सूरत पे मरते हैं ना, वही लड़के बाद में झाड़ू पोछा करते हैं, समझिए। सूरत पे मत मरो बेटा, बाद में झाड़ू पोछा लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। खूबसूरती थोड़े दिन की होती है। चलो तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, और अगले लेक्चर में हम हेलो एल्केन हेलो एरेन चालू करेंगे, नया चैप्टर। ये जो पोर्शन है, जो PYQ वाला पोर्शन है, मैं आपको संडे को कराऊंगा एक्स्ट्रा क्लास लेके, ठीक है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए माय डियर, ठीक है ना बेटा। इतनी सी बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, मैं आपको करवा दूंगा, 100% गारंटी है, ठीक है। धन्यवाद।